हैं आज के जो हमारे वक्ता हैं आदरणीय परीक्षित दुबे जी, जो क्षेत्रीय प्रबंधक है। हाँ, जो क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकारी हैं नरसिंहपुर जिले के कोर्टेवा एग्री साइंस सीड प्राइवेट लिमिटेड, जिसे पहले पायनियर सीड के रूप में जाना जाता था। योग्यता अनुसार आप बीएससी एजी और एमबीए की आपने पढ़ाई की है और विभिन्न कंपनियों में रहने के बाद आज आप वर्तमान में पायनियर सीड में हैं और काफी अच्छे नेटवर्क में किसानों के बीच काफी लोकप्रियता आपने हासिल की है बहुत ही कम समय में। मैं आमंत्रित करता हूं। आज की जो हमारी मुख्य फसल है सरसों, और उस पे मैं सर से निवेदन करता हूं कि इस फसल का प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। बीज की उपलब्धता के साथ साथ उसका प्रबंधन, साथ ही साथ उसमें जो है बीमारियों एवं कीटों का, और साथ ही साथ उसमें पोषण प्रबंधन के किन बिंदुओं पे जो है ध्यान देने की है, मैं उन सभी बिंदुओं की ओर सर का ध्यान आकर्षित करने हेतु जो है चाहूंगा कि सर जो है हमारे किसानों को इन सभी बिंदुओं पे विस्तृत रूप से बताएं। आपका स्वागत है आदरणीय परीक्षित दुबे जी। धन्यवाद सर। तो सर, पहली बात तो सर, आप सभी बलराम संदेश ग्रुप और देवेंद्र प्यासी सर, आपका मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं कि आपने मुझे फिर से एक अवसर दिया। और बेसिकली सर, यह वेबिनार जो है पिछले साल हम लोगों ने शुरू किया था, और इसका जो पूरा श्रेय अगर देखा जाए तो सर आपका ही है, क्योंकि आपने ही प्रोत्साहित किया था कि हम लोग हमारे किसानों को विकल्प के स्वरूप में एक नई फसल एक दी जाए रबी ऋतु में। क्योंकि सर रबी ऋतु में अगर हम देखें तो किसान गेहूं, चना और मसूर यहाँ अपने क्षेत्र में आमतौर से, जो क्षेत्र अभी मैं देख रहा हूँ, जैसे मैं नरसिंहपुर, जबलपुर, सागर, छतरपुर और आपका टीकमगढ़ तक का क्षेत्र देखता हूँ मैं, तो यहाँ पर जो मुख्य किसानों की जो एक समस्या है, समस्या भी कही जाए, और देखा जाए कि जो संसाधन है, जो वर्तमान में उपलब्ध संसाधन है, उनमें क्या बेटर किया जा सकता है। तो वही प्रेरणा के स्वरूप में पिछले साल हम लोगों ने शुरू किया था, और उसमें सर आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा सर। और इस चीज को आगे बढ़ाते हुए आज का एक कार्यक्रम में शुरू करता हूं सर यहाँ पर। तो मैं एक तो सर बलराम ग्रुप और डॉक्टर देवेंद्र प्यासी सर आपको, एवं जिन किसान भाइयों ने पिछले वर्ष हमारे कहने पे सरसों की खेती शुरू की, उन सभी किसान भाइयों का मैं तहे दिल से कोर्टेवा एग्री साइंस सीड्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से भी स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो सर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। सर स्लाइड जो चला रहे हैं, यस सर। हाँ, तो जैसा कि बताया सर, मैं मेरा संक्षिप्त में परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम परीक्षित दुबे है और मैं वर्तमान में कोर्टेवा एग्री साइंस सीड्स प्राइवेट लिमिटेड में नरसिंहपुर में बतौर कृषि विशेषज्ञ पदस्थ हूं। और जबलपुर, कटनी, सागर, महाकौशल का देखा जाए तो अधिकांश क्षेत्र में इस समय वर्तमान में देख रहा हूं। नेक्स्ट स्लाइड। तो शुरुआत थोड़ा हल्का सा एक मैं ब्रीफ देना चाहूंगा। जैसे पिछले साल भी यही चीज मैंने बताई थी कि जो सरसों है बेसिकली ब्रासिका जूनिका नाम से इसका जो है बॉटनिकल नेम है, रेपसीड या कनोला भी कहा जाता है। और पिछले वर्ष भी हमने बताया था कि अगर सोयाबीन के बाद में अगर देखा जाए तो सरसों जो है तीसरे नंबर की महत्व की एक फसल है, जिसका तेल जो है खाने के स्वरूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। और पिछले वर्ष हम लोगों ने चर्चा कर रहे थे तिलहन पे, जो इस वर्ष हम लोगों को सत्य में होते दिख रहा है कि सरसों के बाजार भाव की बात की जाए, चाहे उसको लोगों में जागरूकता के रूप में देखा जाए, सभी चीजों में वो बढ़ोतरी देखी जा रही है। साथ ही साथ में अगर हम बात करें अपने भारत में जो मुख्य राज्य हैं जहां पर सरसों की खेती होती है, उसमें राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश जो है अपना तीसरे स्थल पे आता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश और अन्य फिर देश के अलग अलग राज्य भी हैं। इसके बाद अगली स्लाइड में जाएंगे हम लोग। तो ये कुछ मैंने यहाँ पर इसके बेनिफिट्स जो हैं, इसके जो फायदे हैं कि अगर इसको हम लोग अपने किचन में स्थान दें तो क्या महत्व रहेगा।
तो ये सब चीजें ध्यान से अगर देखा जाए तो ये काफी आप लोग इसको रिफर भी कर सकते हैं। सरसों का तेल, इवन सरसों का बीज, ये बहुत ही स्वास्थ्य के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही लाभदायक है, लाभप्रद है। इसलिए मैं तो अनुरोध करूंगा हम सरसों की खेती करें और उसको बाजार में ले जाएं। उसके पहले 1 कुंटल 2 कुंटल सरसों अपने घर में रख लें, इसलिए जरूरत के हिसाब से उसको आप लोग स्वयं उसका तेल निकाल सकें, क्योंकि इसका तेल जो है कोई प्रोसेसिंग की आवश्यकता नहीं होती है। डायरेक्ट आप इसका तेल पेड़ के जैसे तेल निकलता है तो उसका आप खाने के स्वरूप में इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये उसके कुछ हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा देखी जाए, फाइबर की मात्रा देखी जाए, शुगर की, ये सब आप लोग अपने हिसाब से इसको रिफर कर सकते हैं। स्लाइड उपलब्ध भी रहेगी मेरे ख्याल से सर अपनी ग्रुप में, देवेंद्र सर। हाँ 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 हाँ, तो अब नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, तो अब बात करें सरसों की ही फसल क्यों। ये सभी किसान भाइयों के मन में आ रहा होगा कि सरसों की फसल हम लोग बतौर एक विकल्प के स्वरूप में क्यों ले सकते हैं, क्योंकि सरसों को अगर देखा जाए तो दिन प्रतिदिन जो संसाधन है, चाहे हम बात करें पानी की, खाद वगैरह की और प्रबंधन की, तो इन सब चीजों में सरसों जो है एक बहुत अच्छी फसल फिट बैठती है। अगर हम उसकी कंपैरिजन करते हैं, उसकी तुलना करते हैं हम लोग गेहूं की फसल से, मसूर की फसल से, चने की फसल से, क्योंकि मुख्यतः हमारे ये जो जिले हैं यहाँ पर अधिकांश यही फसलें बोई जाती हैं अधिकतर स्वरूप में। तो इनके स्वरूप में अगर देखा जाए तो सरसों जो है काफी कम लागत में अच्छा मुनाफा देके जाने वाली फसल है। अगर मैं 4 साल पहले की बात करूं तो 4 साल 4 साल पहले इतनी आकर्षक नहीं थी, क्योंकि बाजार भाव उसका इतना अच्छा नहीं था। लेकिन आज के वर्तमान के स्वरूप में देखा जाए, वर्तमान के परिस्थितियों में देखा जाए तो सरसों के बाजार भाव भी बहुत अच्छे हैं। और अगर किसान जो है, कृषक हमारा। परीक्षित जी। हाँ जी सर। थोड़ा सा माइक में डिस्टरबेंस है, अब हमिंग बहुत ज्यादा हो रही है आवाज आपकी। ओके, एक मिनट तो सर, थोड़ा सा पास में रखिएगा माइक को। श्योर श्योर, रुकिए सर, 1 मिनट सर। है ना। हाँ हाँ। हम्म। अभी आवाज सर सही आ रहा है? हाँ हाँ। अभी आवाज सर सही से आ रहा है? जी हाँ जी हाँ। ठीक ठीक है सर। तो हाँ सर, मैं बात कर रहा था सरसों की फसल ही क्यों। तो ये जो वर्तमान में जो फसल किसान लगा रहा है, गेहूं की है, चने की है, मसूर की है, उसके उपलक्ष्य में इसमें कम लागत में अच्छा मुनाफा हम लोगों को देखी जा सकती है। और इस वर्ष पिछले 2 वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि वर्षा भी कम हो रही है अपने इन क्षेत्रों में, तो पानी की उपलब्धता कम रहेगी। तो ऐसी परिस्थिति में एक सरसों ही एक ऐसी फसल है कि जो हम लोगों को एक अच्छा उत्पादन देके जा सकती है और अच्छा मुनाफा देके जा सकती है। अगर वहीं पर बात करें हम लोग मसूर और चने की उपलक्ष्य में, तो हमारे ये जो क्षेत्र है यहाँ पर अधिकांश स्वरूप से देखा जाए तो दिसंबर आखिरी में, जनवरी में पाले की भी समस्या रहती है। तो ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी सरसों जो है हम लोगों को एक अच्छा फायदा देके जाएगी, क्योंकि सरसों जो है ये पाले सहन करने की इसमें क्षमता होती है। गेहूं के बाद देखा जाए तो सरसों एक ऐसी फसल है जो पाले को अच्छे से सहन कर सकती है। साथ ही साथ में जब जनवरी फरवरी में जब मौसम थोड़ा सा बिगड़ता है, मौसम खराब होता है या वर्षा वगैरह हो जाती है, तो ये सरसों के लिए फायदेमंद होता है। और वहीं पर अगर देखें चना मसूर में, तो ये उसको नुकसान कर जाता है। और ये आमतौर से ये चक्र बनता ही बनता है। तो अगर हम पूरे क्षेत्र में ना चाहें तो अपना रिस्क मिनिमाइज करने के लिए, रिस्क मिनिमाइज की बात अगर मैं करूं तो अगर कोई कृषक है जो 10 एकड़ की में क्षेत्र में खेती कर रहे हैं, तो आप 2 एकड़ 3 एकड़ में सरसों लगा लीजिए। 1-2 एकड़ जहां पर अपने पास अच्छे से पानी की उपलब्धता है, तो वहां पर आप 2-3 एकड़ में गेहूं की फसल कर लीजिए, कुछ में चने की, कुछ में मसूर की। इस तरह से हम अपना रिस्क मिनिमाइज कर सकते हैं। सरसों की कुछ विशेषताएं ये है, एक तो बाजार भाव बढ़िया है और लंबे समय तक इसको संग्रहण कर घर पे संग्रहण भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि जब आपकी फसल आ रही है, फरवरी मार्च में फसल आ जाती है, मार्च तक में, तो उस समय बाजार भाव अगर जैसे हमारी उम्मीद है वैसे नहीं है, आमतौर से इसका 5500-6000 रुपए के आसपास रेट रहता है। लेकिन अगर उस समय नहीं है तो 2-3 महीने होल्ड करने के बाद भी बाजार में हम लोग इसको
बेच सकते हैं। तो ये अपने को एक अच्छा फायदा देके जाएगी उस समय। रवि सनोदिया जी कुछ आप कहना चाह रहे हैं क्या, कि आप कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? रवि सनोडिया जी, आगे बढ़ेंगे क्या? हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ इसको शीर्षक ही दिया है, कम लागत और कम खर्च में अधिक मुनाफा कैसे पाए, इसको हम लोग यहाँ समझते हैं। तो सरसों में जो है सबसे जरूरी जो चीज होती है वो है खेत। सरसों की फसल ले चाहे कोई भी फसल ले, खेत तैयार करना, मतलब जो बेसिक एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस होती है वो बहुत ही जरूरी और बहुत ही समझने लायक चीज होती है। तो उसको जो है ये आगे चला गया, थोड़ा इसको सर पीछे लेंगे क्या सर? यस यस सर। तो कम लागत में ये अच्छा अपने को फायदा दे के जा सकती है ये फसल। और उर्वरक प्रबंधन की अगर हम लोग बात करें तो उर्वरक प्रबंधन में जो है आप खेत तैयार करते समय 100 किलो सिंगल सुपर फोस्फेट एसएसपी जो आसानी से उपलब्ध हो जाता है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको ले लें। साथ साथ में 25 किलो पोटास ले लें और इसको अच्छे से मिला के खेत में हम लोग छिड़काव कर दें और रोटावेटर की मदद से खेत को बढ़िया से तैयार कर लें। क्योंकि सरसों का बीज बहुत छोटा होता है तो खेत जितना अच्छे से तैयार होगा, जितना भुरभुरा जमीन रहेगा उतना हमारे लिए फायदा रहेगा। साथ ही साथ में बोने के समय में, बोने का तरीका यहाँ में जो है 2 प्रकार से हम लोग इसकी बोनी कर सकते हैं, एक लाइन पद्धति है और एक छिटुआ पद्धति है। तो दोनों को मैं यहाँ पर आपके सामने रखूंगा एक एक करके। तो बोते समय जो ये खाद मैंने बताया है 100 किलो सिंगल सुपर फोस्फेट मतलब 2 बोरा सिंगल सुपर फोस्फेट ले लीजिए, 25 किलो पोटास मिला के खेत में फेंक दीजिए, बढ़िया से रोटेवेटर चला के खेत को तैयार कर दीजिए। इसके पश्चात 30 किलो डीएपी प्लस 5 किलो बेंटोनाइट सल्फर 90% ग्रेड का किसी अच्छी संस्था का आप ले लीजिए, अथवा तो 5 किलो ईडीटीए जिंक सल्फेट आप ले लीजिए ईडीटीए फॉर्म में, और 20 से 25 किलो यूरिया मिला लीजिए। साथ ही साथ में अगर आप ओपी वैरायटी के लिए जा रहे हैं, मतलब देसी बीज के लिए जा रहे हैं, तो आपको 5 किलो सरसों का बीज लेना पड़ेगा, अथवा तो अगर हाइब्रिड के लिए जा रहे हैं तो 1 किलो हाइब्रिड का बीज पर्याप्त है। तो इसको इसी खाद के साथ मिला लीजिए। अब आप में से कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि सरसों का बीज तो बहुत दाना बड़ा छोटा होता है लेकिन वो नीचे चला जाएगा, तो जबकि ये ऐसा नहीं होता है। ये हमारे सिर्फ थोड़ा मन में ऐसा रहता है कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि पिछले साल हम लोगों ने इसको प्रयोग के स्वरूप में करके भी देखा था और कुछ किसानों ने जिन्होंने किया था तो उन्होंने इसके साथ मिला के बोया था, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई थी। लेकिन अगर फिर भी आपके मन में लगता है कि नीचे चला जाएगा तो यह जो 30 किलो डीएपी है उसमें आप क्या है गुड़ का थोड़ा सा स्लरी बना लीजिए, जेगरी का, उसमें थोड़ा सा पानी मिला के उसको मिक्स कर लीजिए और उसी में सरसों का बीज को मिला लीजिए। तो क्या है कि डीएपी के दानों के साथ में सरसों के बीज चिपक जाएंगे। अथवा ये नहीं करना चाहते हैं तो एक तरीका और है, आप 5 किलो खाद ले ये सॉरी रेता ले लीजिए, रेते को ही उसमें मिक्स आप कर सकते हैं। तो ये कुछ अलग अलग विधियां हैं, इनमें से जो आपको उचित लगे आप इसको अपना सकते हैं। साथ ही साथ में यह अपने को सुनिश्चित करना है कि अगर ये पूरा खाद को मिला के आप जो सीड ड्रिल है आपके पास में, क्योंकि जो हम लोगों का अधिकांश जो क्षेत्र है यहाँ पर किसान जो है साधन संपन्न है, तो जो खाद की पेटी होती है वो पेटी में यह पूरा खाद और बीज सब मिला के डाल दें और यह सुनिश्चित करें कि दोनों लाइनों के बीच की जो दूरी है 18 इंच पे हो, कम से कम 18 इंच से आप इसको 20 इंच 22 इंच 24 इंच तक भी इसको आप ले जा सकते हैं। तो 18 से मतलब 1.5 फीट से 2 फीट की दूरी सही रहेगी। और ये जो पूरा खाद का कॉम्बिनेशन जो आपका बन रहा है, ये 60 किलो में यहाँ से गलती से लिखा गया है, इसका जो भी कॉम्बिनेशन बने अपना, ये कॉम्बिनेशन खाद, अब आपको भूल जाना है कि आप सरसों का बीज बो रहे हैं। आपको तो ये जो खाद है 60-70 किलो जो आपका खाद बना है, तो यह खाद को पूरे अपने को 60 किलो खाद को 1 एकड़ में पूरा अच्छे स्वरूप से चला जाए, अच्छे से फैल जाए, वितरित हो जाए। इस तरह से अपने को अपने ट्रैक्टर की सेटिंग करनी है, क्योंकि आपकी जो ट्रैक्टर का जो ट्राली है जिससे हम लोग बोनी कर रहे हैं उसकी पेटी की नेत अलग अलग होती है, अलग अलग मशीनों की अलग अलग नेत होती है। तो 8 नंबर पे या 10 नंबर पे या 12 नंबर पे यह आप सुनिश्चित कर लें कि यह खाद जो है 60-70 किलो का जो आपका खाद है ये 1 एकड़ में पूरे अच्छे से सम स्वरूप से अच्छे से चला जाए। इस दरमियान एक चीज का जो विशेष ध्यान रखना है वो है बहुत गहराई में बोनी नहीं कर देनी है। बोनी 1 इंच गहरी मात्र बोनी रहे, पीछे पीछे हल्का सा पेठा लगता जाए
और साथ ही साथ में पानी की सिंचाई भी इधर से शुरू कर दी जाए। पानी इतना चला दे दें कि कम से कम 3-4 इंच 5 इंच जमीन का कद जो है, पट जो है वो गीला रहे, जिससे 10-15 दिन तक उसमें कोई दिक्कत ना रहे। क्योंकि सरसों जो है अगले दिन आपको हल्का हल्का खेत में दिखना शुरू हो जाएगी। जैसे अगर आज आपने बोनी कर दिया है, पीछे से आपने पानी देते जा रहे हैं, तो जहां जहां पानी देंगे तो आपको अगले दिन हो सकता है खेत में कहीं कहीं सरसों थोड़ा थोड़ा जगा हुआ दिखे। दूसरे दिन फिर आप क्या करिए, थोड़ा सा 1 घंटे की हल्की सी शिफ्ट चला दीजिए, अगर स्प्रिंकलर इरिगेशन की मदद से हम लोग सिंचाई कर रहे हैं। जिसलिए क्या है कि ये जो पूरा क्षेत्र है, मैं नरसिंहपुर की बात करूं, सागर की बात करूं या इधर जबलपुर साइड की बात करूं, तो यहाँ पर जमीनें जो है, जो काली जमीनें हैं, थोड़ा मोटी जमीनें हैं, तो पानी की हल्की से एक परत जम जाती है, तो कुछ बीज उग नहीं पाएंगे। तो वो भी बीज अच्छे से उग जाए, इसलिए अगले दिन में आप हल्का सा पानी दे दीजिए। अथवा आपने अच्छे से सिंचाई कर दी तो कोई जरूरत नहीं है। तो ये पानी देने का जरूर से ध्यान रखिए, नहीं तो क्या है, जमाव कम होगा और आपको खेत खाली दिखेगा, तो ये समस्या ना बने। इसलिए आपको पानी अच्छी, सिंचाई अच्छी करनी है। इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके खेत में नींदा बहुत है, मतलब खरपतवार बहुत जग रहा है, तो आप पेंडामेथिलिन 38.7% CS फॉर्मुलेशन वाला जो है 700 मिली प्रति एकड़ 150 लीटर पानी की मदद से बढ़िया से कट नोजल की मदद से लगा के स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कुल्पा वगैरह चला सकते हैं, तो कोई जरूरत नहीं है खरपतवार नाशक दवा डालने की। हालांकि इस साल अगर मैं बात करूं सागर की, तो यहाँ पर वर्षा अच्छी हुई है, काफी खेत खाली पड़े हैं, तो बतर वगैरह जैसे आएगी तो काफी चारा तो उग जाया होगा, तो वही चारा दब जाएगा। तो इतना कोई विशेष खरपतवार नाशक की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि सरसों के पत्ते हैं, बड़े होते हैं, तो चारों को ऑलरेडी दबा देते हैं। फिर आपकी जमीन की परिस्थिति के अनुरूप 25 से 35 दिन के भीतर 25 किलो यूरिया, 1.5 से 2 किलो WDG सल्फर, जो बारीक भुरकी टाइप का आता है, उसको अच्छे से खाद यूरिया के साथ मिला लीजिए और खेत में छिटक दीजिए, और 1 पानी और दे दीजिए। तो ये हो गया जमाव के लिए 1 पानी, और जमाव के पश्चात 25 से 35 दिन के भीतर जमीन में नमी के अनुरूप आप दोबारा दूसरा पानी दीजिए, और दूसरा 1 खाद टॉप ड्रेसिंग मात्र देना है। और अगर आपको जरूरत लगती है कि शुरू में आपका पौधा कमजोर है, अथवा आप शुरू में खाद का प्रबंधन अच्छे से नहीं कर पाए हैं, मान लीजिए अगर किसी किसान को लगता है कि मेरे पास मुझको DAP उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आप DAP के उपलब्ध ना होने की परिस्थिति में आप मिक्स फर्टिलाइजर जैसे हैं 12-32-16 हो गया, या किसी अन्य कंपनियों के जो मिक्स फर्टिलाइजर ग्रेड्स के आते हैं, उनके साथ भी आप जा सकते हैं, लेकिन उसकी मात्रा फिर आपको 50 किलो तक, 1 बोरा तक रखनी पड़ेगी। और इसके सिवाय माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में अगर हम बात करें, तो मैग्नीशियम सल्फेट और बोरोन का भी 25-30 दिन की अवस्था में या 35 दिन की अवस्था में आप एक स्प्रे कर सकते हैं। तो ये हो गया उर्वरक प्रबंधन और शुरुआती दिनों में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक मिनट, माइक को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं, प्लीज आप लोग मुझे 1 मिनट का समय दीजिए प्लीज। अभी आवाज अच्छे से आ रही है? कुछ लोगों ने मैसेज किया था कि आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है। अभी आवाज अच्छे से आ रही है? हाँ 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 हाँ। ओके सर, ओके। तो ये था उर्वरक प्रबंधन का। अब जो है बात करते हैं बीज चुनाव की, कि किन किन बातों का बीज चुनाव करते समय ध्यान रखना चाहिए। तो बीज चुनाव करते समय ये जो कुछ कुछ यहाँ पर दिखाई गई हैं, इन बातों का आप ध्यान रख सकते हैं कि ऐसी वैरायटी होनी चाहिए
जिसकी पहली चीज जो है, बीज लेते जाते समय जब किसान के मन में क्या होता है कि अधिक उत्पादन देने वाली वैरायटी होनी चाहिए, किस्म होनी चाहिए, और अधिक उत्पादन देने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है। अधिक शाखाएं, एक मिनट पीछे थोड़ा सा जाएंगे आप क्या? हाँ, अधिक शाखाएं होनी चाहिए, अधिक उसमें फलियां बैठनी चाहिए, तेल की मात्रा अधिक होनी चाहिए, दाने सही होने चाहिए, झड़ने की समस्या नहीं होनी चाहिए, वैरायटी जो है पाले को सहन कर सके ऐसी होनी चाहिए, और अन्य वैरायटियां, अन्य बीमारियां जो आती हैं, जैसे कि अभी आगे हम लोग उसको शेयर साझा करेंगे, तो उन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि बीमारी भी उसमें कम लगे। तो यह चीजें जो है कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनका हम लोग जो है ध्यान रख सकते हैं बीज चुनाव करते समय। आगे बढ़ेंगे प्लीज। तो ये जो वैरायटियां हैं, ये उपलब्धता के हिसाब से आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा हमारे क्षेत्र में। यहाँ पर ये जो कुछ वैरायटियां हैं जिनको मैं बता रहा हूं, आप लोग चाहें तो इनको आप नोट कर सकते हैं। उसको मैं बिहार के लिए बताता हूं, अरविंद जी, बिहार के लिए भी मैं बताऊंगा। तो ये जो वैरायटियां हैं कुछ, जैसे पूसा तारक हो गई, ये 2009 में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा लाई गई थी, रिलीज की गई थी। ये जो है 1852 किलो, ये इससे लेके 2000 किलो तक इसकी उत्पादन देने की क्षमता है प्रति हेक्टेयर। यहाँ पर ये जो चीज दिया गया है ना, इसका विशेष ध्यान रखिएगा, ये इतना किलो प्रति हेक्टेयर है। तेल की मात्रा 38 से 42% तेल की मात्रा है। और ये कुछ मैंने वेराइटीज जो हैं, हमारा जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश की हम अगर बात करते हैं, जैसे सागर जिला हो गया, खास करके उधर टीकमगढ़ हो गया, उधर गुना, ग्वालियर, ये जो क्षेत्र की अगर बात करें तो यह 1 से लेकर 10 तक ये जो वैरायटी है ये हमारे क्षेत्र के लिए है, मध्य प्रदेश के लिए। अन्य राज्यों के जो हमारे कृषक भाई जुड़े हैं, तो उनके लिए मैं आप लोगों को एक लिंक शेयर कर दूंगा, साझा कर दूंगा, जिसपे आप जाके आपके राज्य के लिए भी वैरायटियां देख सकते हैं। उसको हम लोग आखिरी में शेयर कर लेंगे। तो RGN 73 पूसा मस्टर्ड 22 के नाम से पाई आती है। पूसा विजय, यह एक वैरायटी है, यह भी एक चैलेंजिंग वैरायटी है। पूसा विजय अच्छा उत्पादन देने की क्षमता है इसकी, तेल की मात्रा भी 36% है। पूसा मस्टर्ड 24, ये भी एक अच्छा चैलेंजिंग वैरायटी है। लेकिन ये सब जो है थोड़ा सा पुरानी वैरायटियां हैं, तो इनकी बीज की उपलब्धता हमको बाजार में देखनी पड़ेगी। लेकिन जो रिसेंटली जो वैरायटीज कुछ आई हैं, जिसमें एक दिव्या 33 है, दिव्या 33, यह एक बहुत अच्छी वैरायटी है। अच्छा तेल की मात्रा भी है, क्योंकि देखिए हम लोग जब देखते हैं और अथवा किसानों को चर्चा करते हैं तो उसमें 2 पैरामीटर का खास ध्यान रखा जाता है, एक उत्पादन, साथ साथ में तेल की मात्रा। क्योंकि सरसों में जो है, अगर रीवा भी सर मध्य प्रदेश में ही आता है मिश्रा जी, तो ये जो वेराइटियां हैं अपने क्षेत्र के लिए भी सही रहेंगी। ठीक है, तो RH0749 ये भी एक अच्छी वेराइटी है। और ये गिरिराज करके एक वेराइटी जो है 2015 में रिलीज हुई थी, यह भी बहुत एक अच्छी हाइब्रिड है, सॉरी वेराइटी है। लेकिन इनका थोड़ा सा उपलब्धता का अपने को चेक करना पड़ेगा, जिसपे मैं देवेंद्र प्यासी सर से अनुरोध करूंगा कि आखिरी में वो इनमें से कौन सी वेराइटियां हमारे यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगी कृषि विज्ञान केंद्र में, तो वो जानकारी सर थोड़ा सा साझा कर देंगे। लेकिन इसमें से जो गिरिराज है ये 130 दिन की वैरायटी है, क्योंकि काफी क्षेत्रों में हमको ये भी ध्यान रखना होता है कि जो अवधि है 4 महीने की फसल होनी चाहिए। क्योंकि इसके बाद अभी कुछ जगह पे किसानों का इस तरह से अभी गणित शुरू हुआ है कि गर्मी में ग्रीष्मकालीन उड़दा, मूंग, इवन सोयाबीन भी कुछ लोगों ने अभी लेना शुरू किया है। तो 4 माह की अगर वैरायटी है, जो 4 माह में कट के हमारे घर पे आ जाए, ऐसी वैरायटी हमारे 3 जो सीजन में 3 बार फसलें ले सकते हैं। साल भर में जो किसान 3 बार फसल लेना चाहते हैं, उनकी साइकिल में, क्रॉप रोटेशन में वो फिट हो सरसों। तो ये कुछ वेराइटीज हैं। राजा विजय मस्टर्ड, ये भी बहुत एक अच्छी हाइब्रिड सरसों है, देसी सरसों है। गिरिराज जो है, गिरिराज DRM-R1J31 नाम से यह उपलब्ध रहेगी। तो यह वेराइटी भी अच्छी वेराइटी है। लेकिन ये जितनी वेराइटीज हैं, ये कम से कम इनको अपने को 2 पानी लगेगा, 2 पानी कम, 2 से 3 पानी की अपने पास उपलब्धता हो, तब हम इन सरसों के लिए जा सकते हैं। और फिर बाजार में बात करें कुछ जो हाइब्रिड बीज उपलब्ध हैं, तो उसमें से यह मैंने एक यहाँ पर पायनियर हाइब्रिड 4546, ये काफी चैलेंजिंग एक नया हाइब्रिड आया है, तो यह भी आप देख सकते हैं अगर बाजार में आपको उपलब्ध है। और एक 45S42, ये आपका ग्वालियर वगैरह क्षेत्र में वहां पर काफी
आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। और अगर कोई किसान 90 दिन की फसल के लिए जाना चाहते हैं, 90 दिन के हाइब्रिड के लिए जाना चाहते हैं, तो 45 नाम की एक हाइब्रिड है, तो इसके लिए भी आप जा सकते हैं। ये नवंबर में, दिसंबर में उधर बोनी होती है। अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ बोनी का समय। बोनी का समय है जो है, अगर हम बात करें जो भाग मध्य प्रदेश का उधर उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, जहां पर थोड़ा ठंड शुरू हो गई है, तो वहां पर अभी जैसे पितर पक्ष खत्म होंगे तो नवरात्रि से शुरू हो जाएंगी वहां पर बोनी, और वहां कुछ जगह पे बोनी शुरू भी हो गई है। लेकिन हमारे क्षेत्र की अगर हम बात करें 5-6-7 जिलों की, तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा मौसम गर्म है। तो मेरा यह अनुरोध रहेगा कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए मौसम, मतलब हो सकता है नवरात्रि तक में या नवरात्रि के बाद 7-8 तारीख के बाद में हल्का सा सुबह में ठंड थोड़ा पड़ने लगे, ऐसे समय में हम लोग इसकी बोनी के लिए जाए। मतलब अक्टूबर से लेके, मध्य अक्टूबर से लेके 10 तारीख से 7 या 10 अक्टूबर से लेके 15 से 20 नवंबर तक का जो समय रहेगा वो अच्छा रहेगा। हालांकि इसकी सरसों की बोनी दिसंबर तक भी किसान करते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा लेट बोनी होती है, पिछेती जो बोनी होती है, तो पिछेती बोनी में थोड़ा सा ध्यान रखना रहेगा कीट प्रबंधन का, जो मैं आगे चर्चा करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और जैसे मैंने सब जो बातें रखी थी खूबियों की, कि अधिक शाखाएं हो, अधिक फलियां हो, ये सब चीजें जो है, तो ये एक हाइब्रिड है जो बाजार में काफी अच्छा चलता है। तो यह आपकी सभी परिकल्पनाओं को पूर्ण करेगा। तो वो है एक हाइब्रिड जस्टर, उसको थोड़ा सा आप देख लीजिए यहाँ पर। एक क्लिक और देंगे सर, आगे आगे नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड पे प्लीज, एक क्लिक और कर दीजिए सर। तो ये जो है, ये पाइनियर 45 से 46 के बारे में थोड़ा सा कुछ हम लोगों ने यहाँ पर विषय थोड़ा सा रखा है, चर्चा की जानकारी साझा की आप लोगों से। इसका मात्र जो है 1 किलो बीज लगता है, 120 दिन की वैरायटी 120 दिन में हाइब्रिड कर जाता है। 7 से 12 कुंटल तक इसकी उत्पादन देने की क्षमता है। तेल की मात्रा भी ज्यादा है, 42 से 44% तक जाती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, बस बस। तो ये तो हो गई चर्चाएं, हो गई अपना खाद प्रबंधन की, जमाव के तौर तरीके के समय ध्यान रखने वाली बातें, वेराइटियों की चर्चा कर दी, जिसमें हाइब्रिड और जो ओपी वेराइटीज हैं, जो अपनी रिसर्च वेराइटीज हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के द्वारा, उनके बारे में हमने बता दिया। और जो अब जो पार्ट रह गया है वो है अपना कीट प्रबंधन का। तो सरसों की फसल में इल्ली की समस्या नहीं आती है, लेपिडोप्टेरन्स पेस्ट की समस्या नहीं है, कुतर के पत्ते खाने वालों की। लेकिन जो मुख्य एक कीट परेशान करता है सरसों की फसल को, वो है माहू। आप जैसा यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह जो है ये माहू उस तरह से लग जाता है, तो जब उसकी जो एपिकल पार्ट होता है, जो ऊपर का पार्ट होता है, वहां पर जनरली लगना शुरू होता है। और पीले रंग के जैसे सरसों के फूल होते हैं, तो पीला रंग जो है इसको माहू को ज्यादा आकर्षित भी करता है। तो इसकी रोकथाम के लिए आपको मानसिक तौर से तैयार रहना है कि जैसे ही आपकी सरसों की हाइट जो है, क्योंकि जो ये सरसों है ये 35-40 दिन की जैसे हो जाती है, 25-35 दिन की, जिनमें फूल आना शुरू हो जाता है, और फूल आ लेते 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 ये बढ़ती जाती है, और शाखाओं और कल्लों का इसका विकास होता रहता है। तो इसमें जो है 45 दिन की, मतलब 1.5 माह की अवस्था में आप बाजार में थाइमेथोक्साम 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से इसका छिड़काव कर सकते हैं, अथवा तो इमिडाक्लोरोप्रिड का छिड़काव कर सकते हैं 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, अथवा तो डायनेटोफ्यूरॉन नाम का ये जो टेक्निकल है बाजार में उपलब्ध है, तो इसका 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। ये तीनों टेक्निकल में से अगर हम बात करें तो थाइमेथोक्साम यह इसके प्रबंधन के लिए बहुत अच्छा है, और बेनिफिशियल जो कीट्स जो है उनके लिए भी अच्छा है। ये जो हमारे जो मित्र कीट होते हैं उनको इतना इससे कोई हानि नहीं होती है। डायनोटोफ्यूरॉन जो है ये भी एक अच्छा टेक्निकल है। और इमिडाक्लोरोपिड जो है इसको हम लोग थोड़ा इसलिए लेट बताते हैं क्योंकि ये येलो ट्रायंगल में फंस जाता है। ये जो है ये ब्लू ट्रायंगल में है, और ये आपका ये ग्रीन ट्रायंगल में आता है डायनोटोफ्यूरॉन। तो ये दो ट्रायंगल, ये जो कीटनाशक हैं, ये थोड़ा सेफर जोन में है, तो आप इनको स्प्रे कर सकते हैं उपलब्धता के हिसाब से। लेते समय सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि अच्छी कंपनी का ये थाइमेथोक्साम या डायनोटोफ्यूरॉन आपको उपलब्ध हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। और शुरुआती दिनों में 30-35 दिन की जब फसल होती है, पहला पानी जब दे दिया जाता है तो थोड़ा सा नमी वाला माहौल बनता है, तो यह अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट नामक बीमारी एक देखी जाती है। इसका प्रबंधन बहुत ही आसान है। 20-22-25 दिन की जब फसल हो उस समय आप जो है प्रोपिनेव या मैनकोजेब नामक फंजीसाइड जो भी बाजार में उपलब्ध हैं,
तो उनका आप स्प्रे कर सकते हैं। तो यह जो है, इससे पत्ते जो है आपके साफ सुथरे रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको सिस्टमेटिक और कॉन्टेक्ट दोनों प्रकार का फंजीसाइड का स्प्रे कर दिया जाए, तो बाजार में टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है, जो हारू या स्वाधीन नाम से भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। स्वाधीन और हारू, स्वाधीन जो है ये एक्सेल कंपनी का ब्रांड नेम है, हारू जो है सुमिटोमो का ब्रांड नेम है। तो यह बहुत अच्छा एक टेक्निकल है जो कॉन्टेक्ट और सिस्टमेटिक दोनों स्वरूप से अपना काम करता है, और सल्फर बेस्ड होने की वजह से सरसों के लिए अधिक लाभकारी रहेगा। तो ये जो है एक बीमारी आती है शुरुआती दिनों में। इसके पश्चात देखते हैं कौन सी समस्या आती है बीमारी की। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, अगली स्लाइड पे जाएंगे सर। यस, बस 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 सर। हाँ, यह एक जो है जहां पर सरसों लगभग लंबे समय से लगती आ रही है, उन क्षेत्रों में यह व्हाइट रस्ट देखा जाता है। अथवा तो जैसे जब पाला ज्यादा पड़ जाता है, मतलब पाले की समस्या ज्यादा समय तक रहती है, 8 दिन 10 दिन तक मौसम बड़ा ठंडा रहा, थोड़ा सा दिन में गर्म हो जा रहा है, रात को टेम्परेचर ड्रास्टिकली डाउन जा रहा है, तो ये व्हाइट रस्ट, सफेद रतुआ, इसकी समस्या आती है। इसकी जो शुरुआत है ये 35-40 दिन की अवस्था से ही हो जाती है। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक स्लाइड, एक क्लिक सर बैक करेंगे आप प्लीज, एक बैक करिए सर, बैक करिए, एक क्लिक और बैक, बस बस सर, बस सर, थैंक यू सर। तो यह जैसे अगर आप देख रहे हैं ये पत्ते का ऊपरी सतह है, तो ऊपरी सतह में आपको उभरे उभरे कुछ हल्के हल्के सफेद से थोड़े से ये बिंदु कुछ दिख रहे हैं। तो ये बिंदु स्वरूप ये पहले रहता है, ये शुरुआती लक्षण है। एक क्लिक और करिए सर, नेक्स्ट क्लिक करिए, नेक्स्ट क्लिक करेंगे सर। हाँ, ये 40 दिन की अवस्था में जब आप पत्तों को पलटाएंगे तो यह आपको इस तरह से सफेद सफेद रस्ट के ये थोड़ा थोड़ा इसकी कॉलोनीज डेवलप्ड हुई दिखेंगी। एक स्लाइड और, एक नेक्स्ट और करेंगे सर। यस, और थोड़े दिनों बाद, और जब 45-50 दिन की फसल हो जाती है तो उस समय ये इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा, जो तीसरी फोटो आपके स्क्रीन के सामने आ गई है। एक स्लाइड और करेंगे सर, एक क्लिक और करेंगे सर। यस, हाँ, ये जो है जलेबी, इसको जलेबी बीमारी, जलेबी रोग भी कुछ लोग कह देते हैं, क्योंकि यह जलेबी की तरह गोल गोल हो जाता है, और ये आखिरी स्टेप में आपको देखने को मिलेगा। जनरली आपको जनवरी में आपको यह इस तरह का पिक्चर देखने को मिलेगा सरसों के खेतों में। और यह परिस्थिति वहां निर्मित होती है जहां पर सरसों 4-5 साल से लगातार लगती आ रही है और ठंड वगैरह ज्यादा पड़ती है। आमतौर से यह, जैसे मैंने हरियाणा में भी काम किया है, हिसार में, तो वहां पर आपको देखने को मिलता है। यूपी में प्रयागराज वगैरह में भी हमने देखा है, क्योंकि यूपी में भी आपका मानिकपुर वगैरह हो गया, चित्रकूट का क्षेत्र है, यहाँ पर भी सरसों अच्छी खासी तादाद में लगाई जाती है। तो यह जहां पर थोड़ा ठंड, पाला ज्यादा लंबे समय तक रहता है, कोहरा वगैरह वाली परिस्थितियां ज्यादा लंबे समय तक निर्मित होती है, तो वहां पर यह बीमारी थोड़ा ज्यादा देखी जाती है। लेकिन इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए बहुत सीधे साधे सिंपल निदान है, उपाय हैं। वो उपाय इस तरह से हैं, एक क्लिक करेंगे सर प्लीज, एक क्लिक करेंगे सर प्लीज, बस बस सर। यस, तो ये व्हाइट रस्ट की रोकथाम के लिए 45 दिन की अवस्था में, जैसे मैंने आपको बताया, अगर 30 दिन की अवस्था में आपने वो ऑल्टरनेरिया की मैनेजमेंट के समय में अगर आपने टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर का कॉम्बिनेशन कर दिया है, तो 15-20 दिन के बाद में आप दोबारा एक छिड़काव उसका कर दीजिए। अथवा तो अगर वो उपलब्ध नहीं हो रहा है तो किसी भी कंपनी का टेबुकोनाजोल 250 मिली प्रति एकड़, साथ में अथवा तो प्रोपिकोनाजोल, अथवा तो स्ट्रोबिन ग्रुप के काफी फंजीसाइड्स बाजार में आ गए हैं, जैसे एजोक्सिस्ट्रोबिन एमिस्टार नाम से उपलब्ध है, गेलेलियो सेंसा, ये कोटेवा का ही आता है। ट्राइफ्लोक्सिस्ट्रोबिन जो है, ये अलग अलग केमिस्ट्री से ट्राइफ्लोक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल का ही अलग से कॉम्बिनेशन आता है। इन दवाइयों का आप एक स्प्रे 45 दिन पे भी कर सकते हैं। तो यह बीमारी जो है काफी हद तक, मतलब 95%, 90 to 95% कंट्रोल में रहेगी। हालांकि यह व्हाइट रस्ट जो है इतना नहीं आता कि हम वो एवोक ईटीएल हो, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से कि आर्थिक क्षति हो, लेकिन काफी बार वो क्या दिखता है तो एक मानसिक तौर पे अपने को लगता है कि यार ये क्या बीमारी लग गई है। तो ऐसा ना बने, इसलिए जो है अपने को ये छोटे छोटे जो है मैनेजमेंट्स जो है इनको करना रहेगा, और यह उसके उपाय हैं। तो अगर आप चाहें तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ये मैनेजमेंट को। और आगे अगर आपने नोट कर लिया है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे सर प्लीज।
ये हमारे कुछ किसान हैं जिनको मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने हमारी सरसों की यात्रा में पिछले साल 2020 में अपना सहयोग दिया था। ये सौरभ शंकर दुबे जी हैं, जो हमारे बलराम ग्रुप में भी हैं, और ये कुछ अन्य अन्य किसान हैं जिन्होंने पिछले साल लेके लगाया था। नेक्स्ट स्लाइड सर। ये पिछले साल जो है, ये जो पायनियर की 45 से 46 जो सरसों लगी थी, कुछ किसानों ने लगाया था, तो वो उसका यहाँ पर चलचित्र है कुछ किसानों का। जैसे अगर आप देखेंगे, ये दूसरे नंबर की अगर आप पिक्चर देखेंगे, पूरे खेत में आपको फलियां फलियां ही दिख रही हैं। या एक हाथ में हमने फली भी ले रखी है, फली छील के दिखाई है। इसमें लगभग 9-10, ये 9 दाने एक साइड में है। इस तरह से 9 दाने, 10 दाने, 11 तक दाने इसमें आते हैं एक साइड में। मतलब दोनों साइड में देखा जाए तो एक फली में 18 से लेके 22 तक दाने रहते हैं। और अगर जगह सुयोग्य रहेगी तो ये देखिए नीचे कन से भी अच्छे से मारती है, अच्छे से छछील के चलती है आगे। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे सर प्लीज। तो ये मेरी तरफ से था। अगर अब आपको कुछ प्रश्न है तो हम लोग प्रश्न ले सकते हैं, और अगर आपको कभी लगे तो आप मुझे संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद। परीक्षित जी। यस सर। मुझे देखने में आया कि आपने 45S46 के विषय में जो है कम जानकारी दी है, और जहां तक विगत वर्ष का अनुभव है, यह सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रजातियों में से एक रही है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप इसको कंपैरेटिव में बताएं कि अन्य जो वर्तमान समय में बाजार में उपलब्ध, चाहे वो वैरायटी हो या चाहे वो हाइब्रिड हो, उसको एक कंपैरेटिव पैरामीटर में बताएं कि किसान के लिए क्या बेस्ट होगी, और अगर ये 45S46 बेस्ट है तो क्यों है। यस सर, यस सर। सर वो इसलिए मैंने ऐसा इसलिए किया कि लोगों को किसान भाइयों को ये न लगे कि ये सिर्फ एक वैरायटी पे या एक हाइब्रिड पे जोर दे रहे हैं। जैसे कि आप ये फोटो जो यहाँ पर लगी हुई है स्क्रीन में आपके सामने, यह 45S46 की ही है। और यह किसान जो है, इन्होंने मात्र और मात्र एक खाद देके 25 किलो DAP देके इन्होंने बोया था, और 7.5 कुंटल का इन्होंने पैदावार लिया था। 15 कुंटल इनकी सरसों निकली थी। 1.5 से 2 एकड़ के बीच में उनका खेत था। अब जैसा सर आपने बताया, तो आपकी बात को सर आगे लेके जाते हुए मैं बताना चाहूंगा, बीज जो है, जो बाजार में जो देसी बीज उपलब्ध होता है, देसी बीज में जो कुछ चैलेंज आते हैं, जो किसानों को एक आमतौर से चैलेंज फील होता है, एक तो वो रहता है कि झड़ने की बड़ी समस्या होती है। तीसरे पानी की जहां पर जरूरत होती है, क्योंकि 60 दिन में एक पानी देना जरूरी रहता है। अगर वो पानी नहीं मिल पाता है तो दाना छोटा रह जाता है, बारीक रह जाता है, तेल की मात्रा ड्रास्टिकली डाउन हो जाती है, दाने एकदम छोटे हो जाएंगे, और उत्पादन मात्र 3 से 5 कुंटल में सीमित रह जाएगा। और किसान आमतौर से जाता है सस्ते बीज के चक्कर में, जैसे बाजार में काला सोना, मुरैना का सरसों, इस तरह के बहुत सारे सरसों आजकल बाजार में उपलब्ध हो गए हैं। तो उनके जो दाने हैं बड़े छोटे हो जाते हैं, दाना हल्का रहता है, और उत्पादन जो है, मेन चीज अगर हम बात करें आज, अगर सर वर्तमान में हम बात करें, वर्तमान में सरसों का रेट जो है 8,500 रुपए, 9,000 रुपए कुंटल है। अगर किसान देसी बीज लगा रहा है, या घर का बीज लगा रहा है, या देसी वैरायटी लगा रहा है, ओपी वैरायटीज लगा रहा है, तो उसकी मात्रा एक तो जाएगी, 2 किलो बीज जाएगा 1 एकड़ में। 2 किलो बीज की अगर लागत हम देखें तो 400 रुपया है, जबकि यह हाइब्रिड जो है 45S46 900 रुपया किलो मिलेगा। तो किसान कितना बचा रहा है 1 एकड़ के पीछे? मात्र 500 रुपया। लेकिन यह नहीं देख रहा है कि अगर इसकी पैदावार 2 कुंटल भी ज्यादा आ रही है, और अगर गिरे हाल में 6,000 में सरसों बिक रही है, क्योंकि पिछले साल जिन किसान भाइयों ने सर लगाई थी, उन लोगों ने 5500-5200 रुपए में बड़े आराम से बेच दी थी। तो अगर 5,000 में भी सर सरसों बिक रही है गिरे हाल में, तो 10,000 रुपए सर अपने सीधे सीधे घाटे जा रहे हैं, सिर्फ 500 रुपए बचाने के चक्कर में। इसलिए 500 रुपए या सस्ता बीज, मतलब जैसे कुछ हाइब्रिड कुछ अन्य कंपनियों के भी हैं, जैसे सर मैं अगर बात करूं, मैंने सर बायर में भी मैंने काम किया हुआ है, और बायर में भी सर हम लोगों ने सरसों को लेके काफी अच्छे स्तर तक लेके गए हैं। जैसे आपका यह जो बांदा का ये क्षेत्र हो गया, चित्रकूट का एरिया हो गया, और प्रयागराज का जो एरिया हो गया, यहाँ पर हम लोगों ने किसानों को अकेली सरसों करने की नसीहत दी, और आज वहां पर किसान जो है
अकेली सरसों बोना शुरू किए हैं। नहीं तो इन क्षेत्रों में किसान जो है डायरेक्टली खेत में फेंक देता था। मिक्स क्रॉपिंग मतलब सर जो पौराणिक समय से, आप भी सर रीवा के रहने वाले हैं सर, तो आपने वहां अपने क्षेत्र में देखा होगा, चने में ही फेंक दिए हैं, गेहूं में फेंक दिए हैं, तो गेहूं भी दब गया है, सरसों भर खड़ी है, तो ना तो सरसों अच्छे से ले पा रहे हैं ना गेहूं अच्छे से ले पा रहे हैं। तो पहली चीज तो इसकी अकेली बोनी करनी चाहिए। और 45 से 46 जो है सर, ये अपने आप में एक चैलेंजिंग हाइब्रिड है। इसकी जो कुछ विशेषताएं हैं, पहली सर विशेषता ये है कि इसकी तेल की मात्रा जो है, इसमें ऑयल कंटेंट बहुत अधिक आता है सर, 40 से 44% तक। जैसे जो हमारे R&D के लोगों से भी हमारी बात हुई है, तो उसमें अगर सल्फर का मैनेजमेंट अच्छा किया जाए, मतलब उर्वरक का मैनेजमेंट अच्छा किया जाए, तो किसान 1 कुंटल 45 से 46 सरसों का बीज अगर पेरेगा, तो उसको 42 लीटर तक सर, 42 से 44 लीटर तक तेल उसको मिलता है। और जो खली मिलती है, तो खली का इस्तेमाल वो अपने जो पशुधन है उसमें इस्तेमाल कर सकता है, पशु आहार में। तो तेल की मात्रा सर इसमें सर्वाधिक होती है। साथ ही साथ में ये 1 किलो मात्र सर इसका बीज लगता है। नीचे से बढ़िया छिछल के सर चलती है, मतलब इसमें ब्रांचिंग सर ज्यादा होती है। जैसे ये फोटो में पिक्चर में सर आप देख पा रहे हैं, ब्रांचिंग ज्यादा रहेगी। तो ब्रांचिंग सर ज्यादा होने की वजह से इसमें जो है फलियां अधिक आएंगी। और फलियां सर जो बैठती हैं वो एकदम पास पास बारीक में बैठती हैं। कुछ सरसों होती हैं जिसमें क्या है, फलियां थोड़ा सा दूर दूर बैठती हैं। इसमें क्या है, एकदम बारीक सटी हुई फलियां रहती हैं, तो फलियों की संख्या अधिक रहती है। साथ साथ में फलियों में संख्या अधिक होने के साथ साथ इसमें प्रतिफलित दानों की भी संख्या अधिक होती है। जहां वहीं पर अगर हम देसी या अन्य हाइब्रिड सरसों की बात करें अन्य कंपनियों की, उसका मैंने देखा है, उसमें दाने जो हैं एक फली में 8 दाने, 9 दाने, 7 दाने, मतलब 6, 7, 8, 9 इतने दाने रहते हैं। मतलब दोनों साइड अगर एक फली में देखा जाए तो 12, 14, 16 इतने ही दाने देखने को मिलते हैं। जबकि यहाँ पर आपको 16, 18, 22, 20 तक दाने आपको फलियों में देखने को मिलेंगे। तो अधिक फलियां हैं, अधिक दाने हैं, अधिक पैदावार आती है। यह इसकी विशेषताएं हैं। साथ साथ में अगर हम बात करें जो बीमारी लगती है रस्ट की, सफेद रतुआ की, तो सफेद रतुआ के प्रति भी ये थोड़ा सा सहनशील है। और अगर पाला लगता है, पाला पड़ता है, तो पाले के प्रति भी सहनशील है। और सर ये 2 पानी में मात्र, पहला पानी जमाव के लिए, दूसरा पानी 30-35 दिन में मिल जाए। अगर 2 पानी भी मिल जाता है और किसान ने उर्वरक प्रबंधन अच्छे से किया है, कीट प्रबंधन में थोड़ा सा ध्यान दे दिया, अगर अक्टूबर में बोनी होती है, अक्टूबर आखिरी तक में अगर बोनी करते हैं किसान, तो कीट हो सकता है थाइमेथोक्साम डालने की, माहू की दवा डालने की नौबत भी ना आए। क्योंकि उस समय जो दाना है आपका, जनरली माहू का जो अटैक शुरू होता है आपका जनवरी फरवरी में आता है। तो उस समय तक में क्या है कि दाना हार्डनिंग की ओर, मतलब कड़ाई होने की ओर बढ़ जाता है। तो माहू तो लगा दिखेगा, लेकिन वो उससे नुकसान नहीं होगा। तो ये जो कुछ विशेषताएं हैं, इसके चलते यह काफी कम समय में बहुत ही लोकप्रिय वैरायटी हो गई है। और अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश का जो अपना भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, ये जो भाग हैं जो सरसों के जाने माने क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश का जो आपका जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है, यहाँ ये वैरायटी कम समय में बहुत तेजी से प्रचलन में आ चुकी है। पिछले वर्ष कुछ किसान भाइयों ने इसको छत्तीसगढ़ में भी प्रयोग किया था। हालांकि जैसे कि मैंने छत्तीसगढ़ में भी काम किया हुआ, 3 वर्ष में छत्तीसगढ़ में भी रहा हूँ, तो वहां पर भी कुछ किसान भाइयों को हम लोगों ने यहाँ से सरसों जो है भिजवाई थी पिछले वर्ष। उन लोगों ने भी छत्तीसगढ़ में, जबकि ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है, तो ऐसी परिस्थिति में भी उन लोगों ने भी 6 कुंटल 7 कुंटल की पैदावार ली है। और एक महत्व की बात यह है सर, ये हाइब्रिड बीज होने के नाते, अगर कुछ किसान, जैसे नरसिंहपुर की मैं बात करूं, पिछले साल नरसिंहपुर में किसानों ने एकदम हल्की मिट्टी, मतलब बर्रा जमीन में जिसमें पत्थर होता है, कंकड़ पत्थर देवरी में, और यहाँ नरसिंहपुर में आपका गौर झामर वगैरह, सॉरी, नरसिंहपुर में आपका हर्रई की ओर जब जाते हैं तो एक बाजार पड़ता है गोरखपुर मुंगवानी, वहां पर कुछ किसानों ने बोया था। उन किसानों ने 4.5 कुंटल 4 कुंटल ऐसी जमीन में सर पैदावार ली है कि जहां पर मतलब बर्रा जमीन है, सिर्फ उन्होंने खाद 25 किलो खाद डाल के बो दिया है और बाद में कोई प्रबंधन नहीं किया, सिर्फ एक पानी देकर सरसों जग गई। ऐसे किसानों ने 4 कुंटल पैदावार लिया और किसान भारी खुश हैं। इसलिए खुश हैं कि सर जहां उनको कुछ नहीं होता था, वहां कम से कम उनको 17,000 रुपया शुद्ध बचत हुई है प्रति एकड़। तो ये इस हाइब्रिड सरसों की कुछ विशेषताएं हैं। बस एक और प्रश्न मेरे दिमाग में है, मैं भूल ना जाऊं इसलिए पूछना चाह रहा हूं। हाँ जी सर। कि जब हम सिंचाई 60 दिन के बाद में करते हैं, यदि हम करते हैं तो उसमें तेल का परसेंट कम हो जाता है। हाँ जी लेकिन रेन फेड एग्रीकल्चर में अगर हम 60 दिन केवल एक सिंचाई हमारे पास उपलब्ध है, हाँ, और अगर हम ऐसा करते हैं और बाद में हम पानी नहीं देते हैं तो तेल का प्रतिशत अच्छा आता है। क्या यह फैक्ट इस सरसों पे भी लागू होगा?
हाँ जी सर, वो तो उस पर भी सर लागू होगा। इसीलिए सर हम दो ही पानी की सर बात करते हैं कि एक पानी जमाने के लिए और दूसरा पानी जो है आप अब 30-35 दिन पे दे दीजिए, और अगर लगता है थोड़ा सा देना है पानी तो 45 दिन तक में सर दे सकते हैं। ओके ओके। अब प्रश्नोत्तरी हमारे शिव सर एक्चुअली ट्रैफिक में थे, तो आज का कार्यक्रम का संचालन हमने किया था। मैं उम्मीद करता हूं कि शिव सर पहुंच गए हैं घर पे, उनका माइक खुल गया है, तो हाँ जी, हाँ जी। आगे के कार्यक्रम का संचालन जो है आदरणीय शिव ठीक है सर सर, करेंगे। थैंक यू हाँ। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप जो है कुछ प्रश्न ले लेते हैं, हाँ और जी सर। इसमें डॉक्टर आचार्य जी हैं। प्लीज सर, आपको अपने आप को अनम्यूट करके सर अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं परिचय देना चाहूंगा। आदरणीय जो है ब्रजेश अर्जरिया जी हमारे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के प्रमंडल के माननीय सदस्य हैं, और साथ ही साथ किसानों का इनका एक बड़ा ग्रुप है, फार्मर्स ग्रुप, जिनके माध्यम से बहुत ही जो है निस्वार्थ सेवा भाव है इनका। 2000 से ज्यादा किसान सीधे जुड़े हुए हैं आदरणीय अर्जरिया जी से। मैं आपका बलराम संदेश में हार्दिक स्वागत करता हूं, और सर अपना प्रश्न रखें प्लीज। हाँ धन्यवाद। ये जो पीली सरसों के बारे में भी कुछ जानकारी अगर किसान भाइयों को मिले तो अच्छा है। और दूसरा भी सर ने जो उर्वरक में बताया है 33% जिंक ईडीटीए, तो वो उसको थोड़ा सुधार कर लें कि 33% जिंक मोनोहाइड्रेट आती है और 12% जिंक ईडीटीए आती है। ओके ओके सर, ठीक है सर, बिल्कुल सर, उसको सुधार कर लेंगे। पीली सरसों के बारे में कुछ जानकारी कि उसमें कैसे क्या होता है, थोड़ा उसको जानकारी मिलती तो अच्छा रहता। सर पीली सरसों का जो है मैं ये जो क्षेत्र देख रहा हूँ, जनरल पीली सरसों जो है ये तोरिया के नाम से जानी जाती है, तोरिया कहते हैं, और ये 90 दिन की सरसों होती है, और उत्पादन जो है इसका 3 कुंटल 4 कुंटल तक आता है। लेकिन मुख्य उसमें जो थोड़ा किसान भाइयों को समस्या आती है वो ये है कि झड़ने सेटरिंग की बड़ी उसमें इशू होता है, और बीज की उपलब्धता का इशू रहता है। तो इसलिए जो है ये और बेसिकली सर ये गैप फिलिंग में जाता है। जैसे अगर आप बात करें यहाँ यूपी में महोबा का जो पार्ट है, और आप बाराबंकी वगैरह साइड चले जाएं तो यहाँ पर लोग सितंबर अक्टूबर नवंबर में इसकी बोनी कर देते हैं, क्योंकि ये 3 महीने में जनरली तोरिया आ जाता है। और इसका जो बीज है यहाँ पर हमने सर कहीं उपलब्धता भी इसकी नहीं देखी है, लेकिन अगर कोई किसान इसको लगाना चाहे तो यह तोरिया के नाम से इसका बीज सर उपलब्ध हो जाएगा बाजार में। और बाकी उर्वरक प्रबंधन वगैरह सर उसमें यही रहेगा, और कीट प्रबंधन भी सर यही रहता है, हालांकि उसमें रस्ट वगैरह इतना खास विशेष देखा नहीं जाता। जी थैंक यू सर। आप नेक्स्ट हैं संदीप कुमार चंदेल जी। प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें सर। हाँ नमस्कार चंदेल जी। जी सर नमस्कार जी सर, मैं पूछ रहा हूँ ये सल्फर की जो मात्रा अपन देते हैं इसमें, तो बुआई के साथ ही देंगे या सिंचाई के साथ दे सकते हैं इसको? सर सल्फर जनरली जो है बेसल डोज में दिया जाता है। बेसल डोज में देने से क्या है कि उसको वो लंबे समय तक उसके पूरे जीवन काल दरमियान जो है ये उपलब्ध हो जाता है कि तो बेसल डोज में देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ये। सर दूसरा सवाल था मेरा ये कि लास्ट सिंचाई कितने दिन तक कर सकते हैं अपन, लास्ट सिंचाई बुआई के? लास्ट सिंचाई सर बुआई के आप 55 दिन तक कर सकते हैं। अच्छा सर, इसके बाद नहीं 55 दिन तक। हाँ। इसके बाद आप करेंगे तो जैसा देवेंद्र सर ने बताया था कि ऑयल परसेंटेज पे थोड़ा सा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि बेसिकली ये क्या है कि ये एरिड फसल मतलब सूखी फसलें हैं, मतलब ये जो तिलहन की फसल है ये मतलब असिंचित खेती की फसलों में ही आ जाती है ये। जी सर धन्यवाद साहब। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। नेक्स्ट है नवल किशोर प्रसाद जी। नवल जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें, अपना इंट्रोडक्शन दें और सवाल पूछें अपना। मैं नवल किशोर प्रसाद भिलाई से हूँ, और मैं ये पायनियर सरसों 45S46 मैं पिछले 3 साल से कोशिश कर रहा हूँ इसका बीज प्राप्त करने का। यहाँ भिलाई में मुझे उपलब्ध नहीं हो पाया। मैं एक बार ऑनलाइन मंगाया तो लगता है कि नकली बीज आ गया, तो मैं इसकी उपलब्धता के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ भिलाई में। धन्यवाद सर। भिलाई में सर जो है कौन से सेक्टर में सर आप रहते हैं? मैं नेहरू नगर में रहता हूँ। नेहरू नगर में, तो सर नेहरू नगर में वहाँ पर एक संतोष मिश्रा जी भी हैं सर वहाँ पर,
अब वो नेहरू अच्छा। नगर है, कौन सा है मुझे याद नहीं है, मैं उनका हाँ। नंबर सर आपको दे दूंगा। तो संतोष जी। मिश्रा जी के माध्यम से सर आपको उपलब्ध हो जाएगा। पिछले वर्ष हमने यहाँ से उन्हीं को दिया था, उन्हीं को हमने सर भिजवाया था अभी। हाँ जी, तो नंबर वहाँ उनका उपलब्ध दे हो दीजिए। जाएगा। और ऑनलाइन में सर जो है ये बहुत अच्छा आपने सर एक प्रश्न पूछा है और बहुत अच्छी एक आपने बात रखी है। ऑनलाइन में आपके माध्यम से मैं अन्य किसान भाइयों को भी बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन जो है अगर आपका रिलायबल सोर्स है तो ही जाएं, नहीं तो यह जो समस्या है यह विगत कुछ प्रोडक्ट में अभी हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में, मतलब बहुत पुरानी बात नहीं है, 15-20 दिन पहले भी बात है, अन्य कुछ उत्पादों में भी यह डुप्लीकेसी का इशू हम लोगों ने देखा है। तो इसलिए कृपया करके अगर दवाई डुप्लीकेट आ जाती है तो वो मैनेज हो सकता है, लेकिन अगर बीज गलत आ जाएगा ऑनलाइन मंगाने में तो वो मैनेज नहीं हो पाएगा। इसलिए वही हुआ बीज जो मेरे है, साथ। हाँ, तो सर सुनिश्चित यह करें कि आप जो है आपके जान पहचान के विक्रेता से लें और पक्का बिल लें और गारंटी यह करें कि आपको वह रिलायबल सोर्स मिले। संतोष मिश्रा जी का सर आपको नंबर साझा कर दूंगा। आप मेरा सर नंबर यहाँ से ले सकते हैं, आप मेरे को टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं आपको साझा कर दूंगा सर, वो आपको हाँ उपलब्ध करा देंगे। कर दीजिए धन्यवाद। सर, अपना चैट बॉक्स में डाल दीजिए प्लीज सर। सर यस सर, मैं अब मेरा नंबर डाल देता हूँ, जी। 8052817777। ये मेरा नेक्स्ट फोन नंबर है है। हमारे बहुत अच्छे किसान हैं प्रकाश मालपानी जी। तो आइए सर प्लीज अपना सवाल रखिए, मालपानी जी। हाँ जी, मैं जबलपुर से प्रकाश मालपानी बोल रहा हूँ। मेरा एक प्रश्न है कि ये जो वैरायटी आपने 45S46 बताई है या 45S35 बताई है, जबलपुर के लिए इसमें से कौन सी बेटर है? सर 45 से 46 आपके क्षेत्र के लिए बेटर रहेगी, 46 नंबर की सर। 45-46 धान के खेत में सर हाँ बो जी। रहे हैं कि खाली खेत पड़ा हुआ सर अपना जबलपुर में? आप सर कहाँ, पाटन? नहीं, धान के खेत में। धान के खेत में नहीं, ना? हमारा है यहाँ भेड़ाघाट के पास में दिघौरा करके गांव है, वहां पे। अच्छा, दिघोरा करके गांव है आपका। तो सर हाँ जी। खेत खाली पड़ा हुआ है आपका कि अभी उसमें कुछ लगी हुई नहीं, सर? अभी तो लगी हुई धान लगी हुई है, धान कटेगी अब 15 दिन से, महीने भर के अंदर। हाँ, तो सर धान के खेत में थोड़ा सा ध्यान ये दीजिएगा कि अच्छे से खेत को भुरभुरा कर लीजिएगा, क्योंकि क्या है कि जनरली उसका सॉइल स्ट्रक्चर जो है, जो उसका सरफेस होता है ना, काफी हार्ड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सर हाँ अच्छे जी, से हाँ पता जी, आ जाए हाँ जी। तो सिंगल सुपर फॉस्फेट वगैरह डाल के सर बोनी करिएगा सर। और कोई हाँ, समस्या लगती जरूर। तो आप फोन करिएगा, क्योंकि मैं जबलपुर तक आता हूँ सर। हाँ, आपका नंबर मैं नोट कर लेता हूँ, अभी श्योर आपने सर, किया श्योर है सर, चैट ठीक है में। सर। हाँ जी, आपको परेशान करते रहेंगे बीच बीच में। अरे परीक्षित। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट हाँ है जी, हमारे धन्यवाद। पंजाब के बहुत अच्छे जी जी। नेक्स्ट किसान है हमारे पंजाब के फतेह सॉरी ये सुखविंदर सिंह जी, फतेहाबाद से। तो आइए सर, अपने सवाल पूछिए प्लीज, सुखविंदर जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं सुखविंदर सिंह, फतेहाबाद हरियाणा से। हाँ जी सर। हाँ जी, पूछिए पूछिए सर मैंने धान के खेत में सरसों बोनी है। हाँ हाँ जमीन हमारी पानी नहीं पीती, हाँ हाँ। तो क्या उस पे वो 60 दिन पर पानी लगेगा या नहीं लगेगा सर? सर पानी नहीं पीती मतलब मैं समझा नहीं सर। कि अगर पानी मतलब लगा हार्ड देते हो हैं तो हार्ड हो जाती है। हार्ड है सर, चिकनी मिट्टी है सर, क्ले। हाँ 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 हाँ। तो चने में तो हम पानी नहीं लगाते, चना लगाते हैं तो उसमें पानी बिल्कुल नहीं लगता, उसी तरह काट लेते हैं। हाँ हाँ। तो अगर गेहूं सरसों लगाएंगे तो उसमें पानी लगेगा या नहीं लगेगा सर? अगर सर पर्याप्त नमी है, हाँ जी सर। तो आप अगर पर्याप्त नमी है तो हल्का सा एक पानी आप दे सकते हैं जस्ट उसके इरिगेशन के लिए। मतलब अगर आप थोड़ी सी डाल के देख लीजिए, अगर उतनी मॉइस्चर में वो जम आ रही है तो बेटर है। हाँ क्योंकि जी। देखिए सर क्या है कि चना आप कम से कम 2.5 इंच गहराई पे जाता है, 2-2.5 इंच पे आप लोग सर चना बोते हैं हम लोग। ठीक ठीक है, है तो सर। वो उस एरिया में पर्याप्त नमी रहती है उतनी सॉइल सरफेस में। ठीक है, उतनी डेप्थ पे इसको आप हल्का सा पानी दे दीजिए। खेत में जब तैयार कर लीजिए तो हल्का सा पानी दे दीजिए, मतलब एकदम बारीक सा। और सोर्स ऑफ इरिगेशन सर क्या आपका फ्लडेड है कि वहां तो फ्लडेड है कि स्प्रिंकलर से है? फ्लडेड है सर। हाँ, फ्लडेड है तो हल्का सा बारीक एकदम पतला पानी एक करा दीजिए, जिससे बस वो जग जाए। बाकी फिर बाद में तो अपने आप वो एटमोस्फेयर वहां का काम कर जाएगा आपका। दूसरा सर, अगर हम उसको पानी में बिजाई करते हैं सरसों की, छिटा मार के पानी लगा के उसमें छिटा मार के बिजाई करते हैं, तो वो तो हमारी बहुत बढ़िया रहती है, पानी लगाने पे खराब नहीं होती। नहीं तो सर अगर अगर वर्षा आप वो, हाँ हाँ
अगर बत्तर जमीन में लगाते हैं, जिस तरह धान खेत को बढ़िया तैयार करके और बत्तर में लगा देते हैं, तो उसमें पानी लगाते ही सारी सरसों सो जाती है, खत्म हो जाती है। यस 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 यस। तो उसके लिए क्या करें सर? तो जैसे वो सो इसलिए जाती है कि बेसिकली वहां पर जो है जब आप सरसों पकड़ के खींचेंगे तो वहां पर उसका कॉलर रोट उसमें लग जाता होगा, नीचे से उसकी जड़ें पतली होकर चिपक जाती होंगी एकदम। डॉक्टर ऐसा साहब, देखने को 2 घंटे के अंदर अंदर पूरा खेत सो जाता है पानी लगाने के बाद। हाँ, तो फिर आप जो है पानी मत लगाइए, आप जिस तरह से अभी आप बोनी कर रहे हैं वर्तमान में, तो आप उसी तरह से करिए। ठीक है सर। और कौन सी वैरायटी लगाएं सर? आप जो है वहां पर 45 से 42 अगर मिल जाए तो आप उसके लिए जा सकते हैं, या 45 से 46 अगर हाइब्रिड के साथ जाना चाहते हैं। और अगर ठीक है ओपी वेराइटीज लगाना चाहें तो आप वहां पर जो भी अपना केवीके में कृषि विज्ञान केंद्र में जो ओपी वेराइटीज वहां के लिए जलंधर से रिलीज हुई हैं, तो आप उनके लिए हाँ जा जी। सकते हैं, क्योंकि वहां ठीक सर है जो है ठंड का जो पैमाना है यहाँ की अपेक्षा वहां काफी ज्यादा रहता है। हाँ जी सर। हाँ जी 0 डिग्री तक पहुंच जाता है सर कई बार। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हिसार में मैं रहा हुआ हूँ तो मेरे को पता है वहाँ का। ठीक है सर। हिसार में से 45 किलोमीटर है सर। हाँ जी, फतेहाबाद वहीं पास में ही है, हाँ जी, केवी के मेरे खेत के पास ही है सर। तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू सर। नेक्स्ट है व्यास मुनि पांडे जी। आइए सर प्लीज। पांडे जी अपना सवाल रखिए। व्यास मुनि पांडे रीवा से निवेदन कर रहा हूँ। हाँ जी पांडे जी। सर मुझे सिर्फ 2 चीज समझना था। जी जी नमस्कार सर, मैं व्यास मुनि पांडे रीवा से निवेदन कर रहा हूँ। हाँ जी पांडे जी। मुझे सिर्फ 2 चीज हेलो हेलो, हाँ पांडे जी, मेरी आवाज? आपकी आवाज सर काफी ब्रेक हो रही है। हेलो, मैं व्यास हाँ अभी मुनि आई, पांडे रीवा। अभी अच्छा, मैं व्यास मुनि पांडे रीवा से निवेदन कर रहा हूँ सर। मुझे ये 2 चीज समझना था। एक ये जो ये फर्टाइलर की मात्रा बताई गई है, इसकी पर यूनिट एरिया हेक्टेयर में है कि एकड़ में? एकड़ में है सर, एकड़ में है, ये एकड़ में है। शायद वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। नेक्स्ट है शरद वर्मा जी। शरद वर्मा जी अनम्यूट करके अपना सवाल रखिए। हेलो। हाँ जी वर्मा जी। हाँ सर, मेरा ना गोभी जो है वो जनवरी के एंड में खाली होती है, फूल गोभी। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद कौन सी सरसों लगाएं सर? है कोई ऐसा वैरायटी? नहीं सर, नहीं सर, बहुत लेट हो जाएगा सर, वो लेट हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी। कोई वैरायटी नहीं है ना सर सरसों में? नहीं 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 सर, आप तो फिर बाद में 1 महीना खेत छोड़ के गर्मी की ग्रीष्मकालीन उड़दा मूंग के लिए जाइए। अच्छा 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 सर, ठीक है सर। चलिए थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट है कमल जी। कमल जी आइए अपना सवाल पूछिए। जी सर, मैं कमल यादव धार से निवेदन कर रहा था। सर ये सिस्टम ऑफ मस्टर्ड इंटेंसिफिकेशन एक टेक्निक है जिसमें उसकी नर्सरी डाल के और उसको ट्रांसप्लांट वगैरह करते हैं, तो क्या सर ये सक्सेसफुल मेथड है सर? और अपनी वैरायटी जो 45 से 46 वगैरह है, ये अपन मतलब इसमें ट्रायल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, ये बहुत सक्सेसफुल है। इवन हरियाणा में इसको लोग इस मेथड से जा भी रहे हैं। थोड़ा सा लेबोरियस है, ये आपको खेत तैयार करने के बाद 1.5 फीट बाय 1.5 फीट पे स्पेसिफिक जाना पड़ेगा। जैसे आप सब्जी का रोपा लगाते हैं ना, जैसे मिर्ची हो गया, भिंडी हो गया, गोभी का रोपा हम लोग लगाते हैं, उस तरह से इसके जो है एक एक प्लांट आपको लगाने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा लेबोरियस जरूर है, लेकिन ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हर एक झाड़ को सुनिश्चित हवा और धूप सब कुछ सुनिश्चित हो जाता है और एक दूरी सुनिश्चित रह जाती है। मैंने जो इसमें चर्चा नहीं की, काफी किसानों को मैं यह भी हिदायत देता हूं कि जब हम लोग बुआई कर देते हैं तो अगर बहुत पास पास में बीज पड़ गए हैं, दाना पड़ गया, झाड़ उगाया है, तो आप कुछ पौधों को निकाल भी दीजिए। मतलब जो कुछ कमजोर पौधे हैं जिसको हम लोग रूटिंग कहते हैं, तो कुछ अनवांटेड पौधों को हम लोग जो है निकाल भी सकते हैं। ये बहुत अच्छी टेक्निक है, अगर आप चाहें तो इसके साथ जा सकते हैं, बहुत अच्छा है। उसमें आपका बीज भी बहुत कम लगेगा, मुश्किल से आपका 600 ग्राम बीज में 1 एकड़ के लिए आपका काम हो जाएगा। ठीक है सर। और सर जैसे इसमें प्लांट ये पौधों की दूरी वगैरह कितना रखना है सर? हाँ बहुत अच्छा आपने याद दिला दिया। रो टू रो जो है
45 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब 1.5 फीट होना चाहिए। रो टू रो 1.5 फीट से 2 फीट तक आ जा सकते हैं। और प्लांट टू प्लांट जो है आप 8 से 9 इंच की दूरी रख सकते हैं प्लांट टू प्लांट। सर अच्छा सर, एक थोड़ा सा कंफ्यूजन था, ये जो यील्ड बताई आपने वेराइटीज की, ये कि 2000 किलो 2500 किलो, तो ये एकड़ का एवरेज है, हेक्टेयर का है सर, ये कैसे? एवरेज जो है, जो मैंने आपको पहले बताई थी ना, वो वेराइटीज की, वो एकड़ हेक्टेयर का है यील्ड सर वो। अच्छा हाँ, हेक्टेयर का यील्ड है वो। ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू, शुक्रिया। नेक्स्ट है गुलाब सिंह लोधी जी। अपना सवाल पूछिए सर। हेलो लोधी जी। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार। आवाज आ रही? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। हाँ, मैं राव गुलाब सिंह लोधी नरसिंहपुर से बोल रहा हूँ। जी। और मैं मसूर और सरसों की इंटरक्रॉपिंग करता हूँ। तो ये आपने 4546 जो किस्म बताई, ये कितने दिन में पक्के तैयार हो जाती है? मैंने इसलिए लेट चालू किया है अभी। ये जो है गुलाब सिंह जी, आपका चने के साथ में आ जाएगी, 120 दिन में कट जाएगी आपकी। ना, तो हम तो मसूर के साथ लगाते हैं मसूर के साथ भी आपकी आ जाएगी। हम लाइन से लगाते हैं, और सरसों लगाते हैं हम कतार से कतार की दूरी 60 फीट रखते हैं, और पूरब से पश्चिम लगाते हैं। उसका हमको एक बहुत बेहतरीन फायदा मिलता है जी। कौन सा गांव है आपका? तो उसका नन्हे गांव। तो उसका मेरे को बहुत इतना अच्छा फायदा मिला है कि जब उत्तर भारत से जनवरी में ठंडी हवाएं आती हैं तो मसूर में पाला नहीं लगता, एक। और दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है, तो उसी समय मसूर फूल पे, उसी समय सरसों फूल पे, तो मधुमक्खी सबसे ज्यादा सरसों पे आती है, तो पराग की क्रिया बढ़ती है। तीसरा एक और फायदा हमको सबसे शानदार मिला है कि सरसों पे बैठ के चिड़िया मसूर की इल्ली भी लेती हैं, तो हमको कीटनाशक का उपयोग भी नहीं करना पड़ता। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। और हमको 1 एकड़ में 2 कुंटल सरसों मिलती है, और कतार से कतार हम 60 फीट दूर रखते हैं, फिर भी फायदा मिलता है हमको। बहुत सही है सर, आप उसमें उसके साथ जा सकते हैं सर। हाँ, और मैंने इसी पे IARI से अवार्ड लिया है, इसी पे JNKB से लिया है कृषक फेलो, इसी पे मैंने अभी ग्वालियर से लिया है कृषक फेलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपसे डेफिनेटली मिलेंगे सर। जी जी, ठीक ठीक ठीक, वेलकम। चलिए सर, थैंक यू। नेक्स्ट है सौरभ यादव जी। सौरभ यादव जी आइए प्लीज, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी यादव जी। सर जी, मैं सौरभ यादव डिस्ट्रिक्ट सागर से। सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे सर उसकी दूर गहराई क्या रखती है सर सरसों की? गहराई मात्र सर 1 इंच की रखिए सर। जी सर। बहुत ज्यादा मत करिएगा। जी सर, मतलब सर कितनी इंच में रहती है सर? ये सर आपका 1 इंच मतलब आपका 2 सेंटीमीटर 2.24 सेंटीमीटर के अंदर रखिए सर। जैसे गेहूं आप बोते हैं ना, गेहूं। जी सर। गेहूं कितनी गहराई में बोते हैं सौरभ जी आप? सर वो ज्यादा से 3 से 4। 3 से 4 इंच कर देते हैं क्या गेहूं आप? जी नहीं, उतनी गहराई मत करिए, 1 इंच की मात्र गहराई रखिए सर। और एक और मेरा क्वेश्चन सर, जैसे अपन ये 1 इंच पे कर दिया अपन ने, उसके बाद जब इरिगेशन ऊपर से पानी देते हैं तो उसको सर फ्लड में देना चाहिए कि स्प्रिंकलर में देना चाहिए सर? स्प्रिंकलर से दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। और सर जैसे लार्ज एरिया में करना चाह रहा है, स्प्रिंकलर से उतनी जल्दी नहीं हो पा रहा है, तो फ्लड में क्या नुकसान होता है? फ्लड में अगर आप जाते हो थोड़ा सा बीज की मात्रा बढ़ा दीजिएगा। सर कितनी करना चाहिए सर? 1.5 किलो कर दीजिएगा, 1.5 किलो कर दीजिएगा आप। जी सर, जी सर, धन्यवाद सर, थैंक यू। जी शुक्रिया। नेक्स्ट है डॉक्टर अजय सिंह राजपूत जी। सर आपका स्वागत है, प्लीज आइए सर। राजपूत सर।
शायद बिजी हैं कहीं पर। नहीं अनम्यूट नहीं हो पा रहे। जी सर आइए सर। हाँ आइए सर। जी सर, आप कर सकते हैं बात सर। सर एक बार अनम्यूट कर लीजिए फिर से आप। किसानों की आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, हाँ जी आ रही है। मैं अभी दिल्ली एयरपोर्ट में हूँ, लेकिन मुझे ये जब पैसे जी का अभी लिंक मिला तो मेरे पास टाइम था, तो मैंने कहा जरा बात करते हैं। आई एम हैप्पी, डॉक्टर अर्जरिया भी हैं इसमें ना? हाँ जी। हाँ, बहुत अच्छी बात है, आपको धन्यवाद। ये बहुत ही नॉलेजेबल आपका जो चैनल है, उसके लिए मैं प्यासी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पहले तो। दूसरा, जैसे कि आपके एक इनोवेटिव फार्मर ने अभी बताया, जो पूरब से पश्चिम की तरफ लगा रहे थे, जिनको अवार्ड भी मिला है ना? तो मैं सोचता हूँ कि आपको एक छोटा सा मैं आइडिया लेना चाह रहा था कि जैसे हम लोग तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं, है ना? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी बहुत सारे किसान सरसों लगाना चाहते हैं, तो कौन सी वैरायटी आप रिकमेंड करोगे ऑर्गेनिक के लिए? कौन सा सीड? सर ऑर्गेनिक के लिए सर अपनी जो यूनिवर्सिटी से जो रिलीज वेराइटीज हैं, तो फार्मर उनके साथ भी जा सकता है, और ये हाइब्रिड्स के साथ भी जा सकता है। हाइब्रिड्स के साथ जाएंगे तो उनको थोड़ा बेटर बेनिफिट इसलिए रहेगा क्योंकि इसका जो है जो विषम परिस्थितियां होती हैं उसमें भी ये सस्टेन कर सकता है। दूसरा, ऑर्गेनिक का बीज के साथ में सर सच विशेष कोई लेना देना नहीं होता, चाहे कोई भी फसल हो। ऑर्गेनिक मेनली जो रहता है आपका वो कॉन्सेप्ट है फर्टिलाइजर मैनेजमेंट से, उसमें इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज ना हो, ठीक है? राइट। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जाएं, और पेस्ट मैनेजमेंट वगैरह के लिए जैसे सकिंग पेस्टिसाइड उसमें लगता है, उसके मैनेजमेंट के लिए आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए जाएं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। जी। नहीं, आपका तो मोस्टली मैंने देखा है ना, सारा पूरा प्रेजेंटेशन केमिकल बेस्ड था, इसलिए मैंने थोड़ा सा पूछा कि अगर कोई फार्मर ऑर्गेनिक के थ्रू जाना चाहे तो क्या रिकमेंडेशन है आपकी, किस तरह का? आप सर उन फार्मर्स को आप जो है हमारा नंबर दे दीजिएगा, अथवा हमारे ग्रुप में, बलराम ग्रुप में कुछ श्रेष्ठ जी हैं, डॉक्टर देवेंद्र प्यासी सर हैं, हम लोग जो है उन फार्मर्स को जो ऑर्गेनिक में जो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके बारे में रिकमेंडेशन सर डाल देंगे। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। बस यही बात करनी थी, मैंने कहा चलो ठीक है। मैं और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मैं चाहता हूँ कि ये कंटिन्यू रहना चाहिए। और मुझे सरसों की कुछ और लेटेस्ट वैरायटी का आप बता पाएंगे, क्या क्या नई लेटेस्ट वैरायटी अभी रिलीज हुई है? अरे अपने आप में एक मुश्किल सवाल सा है। मैं पिछले 2-3 दिन से सरसों की लेटेस्ट वैरायटीज को कंपाइल करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा। नेशनल लेवल में बहुत कम, बहुत ही मुश्किल है। 2013 के बाद जो है DRMR की वेबसाइट अपडेट ही नहीं है, तो 2013 तक की जानकारी मिल पाई है, जिसमें गिरिराज है, अच्छी वैरायटी है, जैसा कि 2015 में सर, वो 2015 में रिलीज हुई है। तो 2015 की वैरायटी है। 10749 है, RS749 और एक RS725। तो ये वैरायटी है, और बीज की उपलब्धता भी इन प्रजातियों की है। तो झांसी रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी झांसी में भी इसका है 749 का बीज उपलब्ध है। तो अगर किसी किसान को या कि आपको ऑर्गेनिक में प्रमोट करने के लिए अगर चाहिए तो वो उपलब्ध हो सकती है। बाकी मेरा सुझाव ये है कि ऑर्गेनिक में अलसी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। यस सर, राइट। अलसी पे ही कृपा दृष्टि बनाए रखें, तो इससे हमारी भी रोजी रोटी चलती रहेगी। अरे अलसी ऐसा है, कृपा दृष्टि की बात तो आप तो जानते हो। देखो आदमी को, देखो बायोडाइवर्सिटी, देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग मींस बायोडाइवर्सिटी होना चाहिए। और मैं प्यासी जी, मुझे बड़ी खुशी हुई है जब वो किसान ने बताया, तो शायद आपके नरसिंहपुर के किसान है जो बता रहे थे कि हमने मसूर को और इसको सरसों को एक साथ लेके, दोनों में फ्लावरिंग एक साथ होती है, और देखो वो बायोलॉजिकल कंट्रोल भी हो जाता है। अरे वो बहुत ही इनोवेटिव फार्मर्स हैं, गुलाब सिंह लोधी जी, और नेशनल लेवल के रेपुटेड किसान हैं, जिनका शायद ही कोई जो एग्रीकल्चर की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है ICR की, शायद ही उन्हें कोई ऐसा है जो ना जानता हो। नहीं, बहुत खुशी की बात है। हमारे एरिया में इतने अच्छे किसान हैं, हमें तो बहुत अच्छा लगा। बहुत ही इनोवेटिव तरीका है, और अभी उनकी फसल देखने लायक है। अभी सितंबर 15 को उन्होंने मूंग बोई है, और बहुत ही शानदार प्रबंधन है मूंग का। तो इनोवेटिव फार्मिंग के लिए ही जो है गुलाब सिंह लोधी जी जो है जाने जाते हैं।
और जवाहरलाल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो है मैं फेलो भी हैं वो। इस चैनल के माध्यम से आपके साथ में अभी अर्जरिया जी भी जुड़े हैं। हम अर्जरिया जी के साथ मिलकर एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, उनको पता है ये प्रोग्राम, तो हम लोग बहुत जल्दी करेंगे। तो ऐसे किसानों को हम सम्मानित भी करना चाहते हैं, तो जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छी बात, अच्छी बात। आप मुझे काइंडली इनके नंबर जरा शेयर करना, जो बहुत ही अच्छे इनोवेटिव फार्मर हैं, कुछ अच्छा करते हैं, है ना। थैंक यू वेरी मच, इतना ही बात थी मेरी। सर नमस्कार। नेक्स्ट है सर आदर्श दुबे जी। प्लीज आदर्श दुबे जी अनम्यूट करके आप अपना सवाल रखिए। जी सर नमस्कार, मैं आदर्श दुबे, सागर मध्य प्रदेश से। हाँ जी सर। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जब हम सरसों की बोनी बतर में कर रहे हैं, मतलब जब नमी है बहुत ज्यादा मिट्टी में, तो उस समय क्या स्प्रिंकलर इरिगेशन से मतलब ऊपरी पानी देना जरूरी है कि हम उसको 1.5 इंच गहराई में बो के बिना उसके भी नमी के भी स्प्रिंकलर के भी ले सकते हैं क्या? आदर्श जी बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। जैसे आपने 2 प्रश्न पूछे हैं, एक तो आपने 2.5 इंच बोनी का आपने पूछा है ना? नहीं सर, 1.5 इंच पे करते हैं उसको तो नमी पर्याप्त हो जाएगी। हाँ 1.5 इंच का आपने पूछा है, और दूसरा एक आपने कहा था पलेवा वाला, ठीक है जी। हाँ तो पलेवा देके जब आप पलेवा जब हम देंगे तो पलेवा देके बोनी पलेवा देके जब आप बोनी करेंगे ना, तो उसमें क्या है आदर्श जी, कुछ दिन का वेटिंग पीरियड आ जाता है, ठीक है। तो जो इस साल वर्षा भी कम हुई है, और जो ऊपरी सतह होती है, ऊपरी सतह से जो नमी है बड़ी तेजी से गायब होती है, ठीक है। इसलिए आपको जैसे हमने बताया कि जहां पर सूखे में हम लोग बोनी करते हैं वहां पर 8 घंटे की शिफ्ट की हम बात करते हैं अच्छा पानी की, तो यहाँ पर आप हल्का सा पानी कम से कम 3 इंच 4 इंच गहराई तक रहे इतना पानी दे दीजिए। नहीं तो क्या होगा कि उसमें बीज तो जग जाएगा, बीज जमाव हो जाएगा, लेकिन पानी की उपलब्धता होने ना होने के चलते 2-3 दिन में फिर पौधा सूख भी जाएगा। तो यह प्रैक्टिकल समस्या आती है जो पिछले साल काफी किसान भाइयों ने फेस की थी, जिसके चलते क्या है कि जर्मिनेशन की उनको समस्या हो गई, मतलब बीज तो उग गया लेकिन वो मर गया। तो यह आमतौर से पलेवा में हम लोग इस भ्रम में रह जाते हैं कि नमी रहेगी, लेकिन वो इतनी नमी रहती नहीं है। वो चना मसूर में चल जाएगा, चना मसूर के लिए चला जाएगा क्योंकि उसका दाना क्या है थोड़ा गहराई में जाता है, तो उस जोन में जो है वाटर अवेलेबिलिटी रहती है। लेकिन इसमें जो है पलेवा वाले में इतनी अवेलेबिलिटी नहीं रह पाती है, इसलिए हल्का सा पलेवा वाला खेत है कम से कम फिर भी उसको भी 3-4 घंटा पानी देना जरूरी है। जी सर, धन्यवाद सर। हाँ जी जी शुक्रिया। नेक्स्ट और लास्ट रेज हैंड है मिस्टर सत्यजीत सिंह जी का। तो सत्यजीत जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके आप अपना सवाल रखिए। नमस्कार प्यासी जी, परीक्षित जी, आप सभी लोगों को प्रणाम। नमस्कार। अभी पिछले साल से ही हम लोगों ने सरसों की फसल लेना शुरू किया है, और पहली बार में ही हमने लगभग 7.5 से 8 क्विंटल सरसों निकाली है प्रति एकड़ में। लेकिन थोड़ा सा आपसे एक सलाह लेना चाहेंगे कि जब हम सोइंग करते हैं तो हमारा जो पर एकड़ सीड रेट है वो मेंटेन करने में हमको फर्स्ट टाइम में तो थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। जैसे लगभग हमारा 800 ग्राम 750 ग्राम गया था, हालांकि उससे हमारी ईल्ड में जो जिस खेत में 1 किलो गया था वहां की ईल्ड ठीक थी, लेकिन जिसमें 750 ग्राम गया उसकी ईल्ड भी खराब नहीं थी। लेकिन हम चाहते हैं कि उसको मेंटेन करना थोड़ा सा टफ हो रहा है, उसके लिए कोई आप उपाय बताएं, सीड रेट हम कैसे सही करेंगे? सर ये सीड रेट वाला जो है ये आपकी जो मशीन में जो नेट सेट करते हैं ना सर, उसके माध्यम से जो खाद आपका जा रहा है, तो खाद के साथ ही थोड़ा सा आपको सर ध्यान देके उसको सेट करना पड़ेगा। जिस तरह से पिछली बार भी आपने जब सरसों लगाई थी तो उसमें फर्टिलाइजर के साथ में बीज तो सही से गया था आपका? हाँ सर, फर्टिलाइजर सही गया था, बीज हमारा कम चला गया था। हालांकि प्रोडक्शन में हमको बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया था, क्योंकि जो पेड़ हुआ था वो बहुत बड़ा पेड़ हो गया था, उसमें खूब फल लगे थे, फूल बहुत अच्छे थे, उत्पादन बहुत अच्छा था। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जिसमें हमारा 1 किलो गया था वो हमने 8 क्विंटल से ऊपर 8.5 क्विंटल तक लिया था उत्पादन। तो अगर सीड रेट हमारा मेंटेन होगा तो हम हर खेत में इतना उत्पादन ले पाएंगे, क्योंकि 6,500 से 7,000 रुपए किलो बिकती है सरसों, मतलब खेत से उड़ जाती है। तो इससे ज्यादा फायदे का कोई सौदा है नहीं, आपको बताओ। तो सत्यजीत भैया, जैसे आपने पिछले साल
जिस जैसे कि ट्रैक्टर का जो आपका स्पीड रहा होगा, तो जो छोटी छोटी बारीकियां हैं, जैसे कि जो आपकी जो मशीन है, तो मशीन में जो आप नेट सेट करते हैं 8 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर का जो गियर बेसिकली जो शिफ्ट करते हैं, वो आप एक देख लीजिए कि किस पे अच्छे से सेट हो रहा है और कौन सी स्पीड में ट्रैक्टर आपका चले तो अच्छे से बोनी हो जाए। तो उसकी वो चीज को सुनिश्चित करके उसके हिसाब से आपको बुआई करनी पड़ेगी। और आप अपना अनुभव भी यहाँ पर अन्य किसान भाइयों को रख सकते हैं, जो आपने बीज लगाया था उसके बारे में, और आपने क्या क्या प्रबंधन टेक्निक अपनाई थी जिसकी वजह से आपको अच्छा फायदा हुआ, तो आप वो भी चीजें यहाँ पर साझा कर सकते हैं। देखिए, हमने मुख्य रूप से तो 25 किलो डीएपी के साथ ही बोया था, सल्फर डाला था उसमें, और उसके अलावा कोई दवाई नहीं डाली थी, आपको बताओ, मतलब किसी भी प्रकार की कोई दवाई नहीं डाली थी हमने, और बिना खर्चे की खेती। हाँ, मतलब ना माहू की दवाई डाली हमने, कुछ भी नहीं डाला था, वो बिना खर्चे की खेती है। और अभी हम लोगों को ये डर लग रहा है कि ये जो बारिश लंबे समय तक खिंच रही है, तो हम क्या सरसों बो पाएंगे? हाँ हाँ, वो सरसों तक में खेत आपके रेडी हो जाएंगे, बत्तर वगैरह हो जाएगी। क्योंकि क्या है, अभी ना जिन खेतों में हम सरसों पिछले साल बोया था उसमें सोयाबीन था, इस साल उन खेतों में धान है, तो ऐसा ना हो कि हम लेट हो जाए कहीं सरसों बोने में, क्योंकि वो बड़ा प्रोस्पेक्टिव फसल लेके चल रहे हैं हम आने वाले समय के लिए, बहुत लाभकारी फसल होगी वो। 15 से 20 नवंबर तक सर आप जा सकते हैं निश्चिंत के साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और इस बार तो सरसों हम लोग 3 गुने रकबे में लगा रहे हैं, और हमने एक मशीन भी बुलवा ली है तेल निकालने की, क्योंकि पिछली बार हमने जो तेल निकाला था 200 रुपए लीटर हमने बेचा था, और इस बार हम पूरा तेल निकाल के बेचेंगे, मंडी में एक भी दाना नहीं बेचेंगे, ऐसा हम लोगों ने प्लानिंग की है सब किसानों ने। तो ये अच्छा रहा आपका, आपको बार बार परेशान करते हैं फोन पे, प्यासी जी को फोन लगा के परेशान करते हैं, तो वो ठीक है, थोड़ा आप लोग परेशान हो लीजिए किसानों के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, वो कोई इशू नहीं है। और अच्छा रहा आपने भी इसको लगाया। तो यहाँ पर जो किसान बंधु हमारे साथ यहाँ उपलब्ध हैं, प्रस्तुत हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा, सत्यजीत जी जो हैं पिछले 1.5 वर्ष से हमारे संपर्क में हैं, और प्यासी जी के तो प्यासी सर के पुराने मित्र हैं। तो पिछले साल सत्यजीत सर ने जो है इन्होंने ये 45 से 46 सरसों लगाई थी, और उन्होंने बहुत अच्छा उत्पादन लिया। और उस समय इन्होंने एक फर्दर, जैसे खेती को क्या है कि अगर हम लोग पौराणिक ढंग से करते रहेंगे तो उसमें इतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, तो सत्यजीत भाई ने एक कदम और आगे बढ़े, और इन्होंने क्या है कि फर्दर उसकी प्रोसेसिंग में गए, मतलब वैल्यू एडिशन में फर्दर हो गए। वैल्यू एडिशन में उन्होंने उसका तेल निकाला, और तेल को उन्होंने कुछ अपने ग्रुप में, अपने कुछ किसान भाइयों को अपने नेटवर्क में उन्होंने सेल आउट भी किया। और उस समय भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि एक आप लघु उद्योग, गृह उद्योग टाइप का विकसित कर सकते हैं। तो उसी की फर्दर एक्सटेंशन के स्वरूप में इन्होंने इस वर्ष एक सरसों तेल का प्रोसेसिंग यूनिट भी इन्होंने परचेज किया है, और जिसमें इन्होंने कुछ किसान बंधुओं को भी जोड़ा है, अपना एक ग्रुप तैयार किया है, और उसमें एज पर ऑर्डर, एज पर डिमांड ये तेल प्रोसेसिंग करके अपने किसानों को, अपने कस्टमरों को उपलब्ध कराएंगे। तो जैसा ये सत्यजीत सिंह ने एक स्वरोजगार उत्पन्न किया है, इस तरह से लघु गृह उद्योग अन्य किसान भाई भी अपने क्षेत्र में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे नरसिंहपुर में मैंने देखा, यहाँ पर गुड़ का एक लघु उद्योग चलता है। हर किसान मतलब गांव में 1-2 छोटे छोटे जो है गुड़ के यूनिट होते हैं। इस तरह का सरसों का भी मैं देख पा रहा हूँ कि ऐसा अगर 8-10 गांव के क्लस्टर में किसान इकट्ठा होकर कुछ ऐसा करते हैं, तो ये भविष्य में आने वाले समय में बहुत अच्छा एक लघु गृह उद्योग गांव में ही किसानों के लिए एक रोजगार का माध्यम बन जाएगा। जी सर, कुछ किसानों के और प्रश्न हैं? हाँ जी, चैट बॉक्स में है, तो इनको मैं ले लेता हूँ सर, जो इम्पोर्टेंट है। कुछ किसानों के जो सवाल हैं वो अपने क्षेत्र के हिसाब से सरसों की वैरायटी के बारे में, तो मैं समझता हूँ आपने काफी कुछ बता दिया है उसके बारे में। यस सर। तो एक तो इंटरक्रॉपिंग हम क्या क्या कर सकते हैं सरसों के साथ में, ये अभिषेक पांडे जी पूछ रहे हैं रीवा से। सर इंटरक्रॉपिंग में तो सर जैसे चने के साथ में सर जा सकती है, जैसे हमारे एक किसान ने भी बताया, इन्होंने गुलाब सिंह जी ने, तो चने मसूर के बीच में इंटरक्रॉपिंग में जा सकती है। गन्ने में ये इंटरक्रॉपिंग के स्वरूप में जा सकती है। अगर आलू लगा रहे हैं तो आलू के साथ में भी इंटरक्रॉपिंग में जा सकती है, लेकिन आलू के साथ में इतने लाभदायी इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि आलू को काफी वो सप्रेस कर देगा। लेकिन आप जो है चना और मसूर और गन्ना, इसके साथ में आप जा सकते हैं इंटरक्रॉपिंग के लिए। ठीक है जी, ठीक है। हमारे बीच में अभी अभी डॉक्टर साहब का भी हैंड रेज है। डॉक्टर आरपी जोशी जी हैं, प्रोफेसर हैं सर। तो सर आपका स्वागत है, प्लीज आप अपना सवाल रख सकते हैं सर, प्लीज सर आइए।
डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, और आज का प्रेजेंटेशन के लिए मैं थैंक्स देना चाहूंगा। बड़ा क्लियर कट और बड़ा टू द पॉइंट था। मेरा एक ही सबमिशन है कि वो व्यास साहब के साथ है कि व्यास साहब अपनी पुरानी क्षमता को एक बार पुनः जागृत करते हुए रीवा में सरसों के बीज की जो अच्छी वैरायटी है, गिरिराज वगैरह की बहुत मांग है यहाँ, जो हम लोग भरतपुर से कभी थोड़ा बहुत किसानों को रेफर किए थे, तो कैसे यहाँ बीज की उपलब्धता हनुमाना त्योंथर साइड में सुनिश्चित हो सके, थोड़ा इस पे अगर व्यास साहब मेहनत कर देंगे तो ये अच्छा होगा। जी सर। व्यास सर प्लीज कुछ ऐड करना चाहेंगे? अब ये बताओ सोनाली 9:36 हो रहा है, चलिए आ जाना चाहिए। चलिए कोई नहीं। हाँ, अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं सर। शिव सर एक छोटा सा वीडियो है, आप उसको भी प्ले कर सकते हैं, कुछ किसान बंधु उसको भी देख सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मैं देखता हूँ। एक विदाउट वॉइस होगा सर? नहीं सर, इसका वॉइस है, वो आपको प्ले म्यूजिक में जाके उसको ऑडियो भी प्ले करना पड़ेगा इसमें। अच्छा। यह वीडियो जो है पिछले साल एक कृषक ने हमारे लगाया था सिवनी जिले में, तो ये उनके खेत का जब हार्वेस्टिंग हुआ था, ये उस समय का वीडियो है ये। अच्छा, छोटा सा वीडियो है। हाँ, छोटा सा वीडियो है सर। हाँ ठीक है सर। तो नेक्स्ट सवाल लेते हैं सर बहुत जल्दी से। रायपुर में आपके बीज जो है नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये राजा रायपुर छत्तीसगढ़। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो रायपुर छत्तीसगढ़ में आपको जो है सर, आप मेरे से एक बार संपर्क लीजिएगा। वहाँ संतोष मिश्रा जी हैं, उनको आप अपनी डिमांड लिखा सकते हैं, वहाँ उनके माध्यम से आपको उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, ठीक है। देशी किस्म में कंसा बढ़ाने के लिए कुछ प्रक्रिया की जा सकती है क्या? मार्ग ये कंसा क्या है, कुछ समझ पा रहे सर? टिलरिंग है, टिलरिंग है सर, ये टिलरिंग है। ठीक है, ये अनिल चौहरिया जी हैं। कौन है? अनिल चौहरिया जी हैं ये। अनिल चौहरिया जी कहाँ के हैं ये? ये तो नहीं लिखा हुआ इन्होंने। अच्छा, नहीं, लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न इन्होंने पूछा है। बेसिकली इसमें एक प्रोसेस होती है, जैसे ही फसल जो है आपकी 35-40 दिन मतलब घुटने की हाइट की आ जाए, तो जो ऊपर की उसकी जो फुनगी होती है, जो टॉप का पार्ट होता है, उसको आप थोड़ा सा तोड़ सकते हैं, अथवा तो एक डंडा रेंडमली आप ऐसे ऐसे खेत में चलवा सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हाँ, जैसे ऐसे डंडे में आगे जो है एक फीता बांध लीजिए और उसको ऐसे ऐसे चलवाते जाइए, तो जो भी रेंडमली जो आएंगी, तो ऊपर का जो पार्ट होता है ना, वो टूट जाएगा, प्रून हो जाएगा। बेसिकली प्रूनिंग कहते हैं। तो टूट जाएगा, तो उससे क्या है कि उसका जो एक्रोपेटल जो मूवमेंट होता है ऊपर का, वो थोड़ा सा अवरोध होके उसकी जो वो जो है कंसेप्ट फोड़ने में चली जाएगी, तो उसमें टिलर्स अच्छे निकलेंगे जी। थिनिंग टाइप हो जाएगा वो। प्रूनिंग सर कहेंगे उसको। बेसिकली थिनिंग तो क्या है, निकालना कह देते हैं, ये जो है प्रूनिंग कह देंगे, ऊपर से पार्ट काटना उसको। जी 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 जी। हाँ जी सर। संजय मेहता जी पूछ रहे हैं कि हालांकि ये तो हाइब्रिड है, तो वो पूछ रहे हैं क्या इसको नेक्स्ट ईयर भी लगा सकते हैं? हाइब्रिड बीज को सर आप नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट ईयर अगर आपको लगाना है तो बेटर आप जो है जो रायपुर में अपना जो इंदिरा गांधी जो विश्वविद्यालय है, तो आपको सर वहां पर उपलब्ध, वहां पे आप देख लीजिए वहां पर कौन सी वेराइटियां उपलब्ध हैं ओपी में अपने रिसर्च में, तो आप उनको लगा सकते हैं और उनका बीज जो है आप प्रोक्योर करके रख सकते हैं और नेक्स्ट ईयर के लिए भी जा सकते हैं। जी ठीक है। सी चंद्रा जी पूछ रहे हैं कि क्या हम इसको बिना जुताई के जो लास्ट वाली खड़ी फसल है उसमें भी लगा सकते हैं? जीरो टिलेज में सर जा सकती, जीरो टिलेज में सर जा सकती है। बस इतना, ये जीरो टिलेज का बेसिकली कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे क्या होता है कि छत्तीसगढ़ से है क्या ये जो पूछ रहे हैं? शायद। हाँ, तो बेसिकली धान के खेत में जो बीज की जो जगहें होती हैं, तो वहां पर जो है जीरो टिलेज के माध्यम से जा सकते हैं, लेकिन सर उसमें यह सुनिश्चित करें कि खाद वगैरह अच्छे से मिश्रित होकर जाए, थोड़ा सा पेठा लगता जाए जिसमें पीछे का पार्ट रुक जाए और हल्की से एक सिंचाई हो जाए। ओके। हाँ सर ये 45S46 जो है क्या ऑनलाइन भी कहीं से उपलब्ध हो पाएगी? ये सर ऑनलाइन आप जो फार्मर को लेना है तो कुछ साइट्स हैं,
तो वो वहां से उपलब्ध हो सकती है, लेकिन घूम फिर के वो चीजें जो है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के पास में आती है। जैसे मैं बताना चाहूंगा, सागर में हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं हमारे, वो है राजकुमार मलैया जी, उनके यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। तो बेसिकली ये लोग डिलीवरी इस तरह से करते हैं कि जो वहां पर डिस्ट्रीब्यूटर होता है ऑनलाइन वाले, ये बेसिकली बीच में दलाल का काम करते हैं। ये लोग ऑर्डर लेंगे और जो वहां पर डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा उस क्षेत्र में वहां पर देंगे, अथवा उनका फोन हमारे पास ही आता है। एक तो ये नेटवर्क चलता है, दूसरा जो है लोग कुछ और भी सोर्सेज से भेज देते हैं, लेकिन उसमें फिर थोड़ा ऑथेंटिसिटी का इशू बनता है। पिछले साल हम लोगों ने अन्य कुछ फसलों को डिलीवरी करवाई थी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से ही, लेकिन ऑनलाइन जो कुछ लोगों ने जो डायरेक्टली मंगवाया है उसके सोर्स का थोड़ा सा रिलायबिलिटी का इशू रहता है। ओके तो सर लगता है सभी प्रश्न हो चुके हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बस मैं देख रहा हूँ सरसों की वही वो ब्रांचिंग वाला आपने बता ही दिया, ऊपर से जो है प्रूनिंग हो जाएगी। उसमें रवि कृष्ण जी ने पूछा था बीज मिलने का विश्वसनीय स्थान कहाँ पर है? ये सिंगोनेरिया एंटरप्राइजेज है कोई, वो पूछ रहे हैं कि विश्वसनीय स्थान तो इन्होंने जगह तो कहीं लिखी नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू ही होगा। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आप जाइए, जो ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं आपके जिले के, आप उनसे संपर्क कर लीजिए, अथवा कंपनी के जो लोग हैं उनसे संपर्क कर लीजिए। केवीके के थ्रू आप चले जाइए, कृषि विज्ञान केंद्र के थ्रू चले जाइए, वहां से आपको अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा, सिंगोरिया जी रायपुर से हैं, रायसेन से हैं, तो रायसेन के पास में मेरे ख्याल से इंदौर आपके लिए बेटर रहेगा, अथवा सागर से भी आप संपर्क कर सकते हैं। ओके, अश्वनी सिंह चौहान जी हैं, हमारे बड़े भाई हैं। सर पूछ रहे हैं कि उज्जैन जिले के लिए कौन सी प्रजाति बेहतर रहेगी? कहाँ के लिए? उज्जैन। उज्जैन उज्जैन के लिए सर आपका ये 45 नंबर और 42 नंबर दोनों अच्छी रहेंगी। हाइब्रिड में अगर हाइब्रिड में अगर जा रहे हैं, और अगर ओपी में हम लोग जा रहे हैं, रिसर्च वेराइटीज में जा रहे हैं, तो वहां पर जो उनके नजदीकी जो केवीके है वहां से जो वेराइटीज उपलब्ध हो जाए उसके लिए जाएं। गिरिराज जैसे बताइए, गिरिराज के लिए जा सकते हैं, क्योंकि गिरिराज का भी अच्छा यील्डिंग रहता है, और 130 डेज में अच्छा मैनेजमेंट अगर किया जाए तो भी अच्छे उत्पादन दे सकती है जी। ये थैंक यू सर। 45 से 46 किस कंपनी का मिलेगा हरियाणा में? हरियाणा में सुखविंदर जी आपको ये पायनियर कंपनी का मिलेगा, कोटेवा एग्री साइंस के नाम से, और पायनियर ब्रांड है इसका। जी जी जी। प्रूनिंग के लिए बता ही दिया है, रवि किशन जी पूछ रहे हैं। बिहार के लिए एक पूछ रहे हैं अरविंद नवादा जी। तो अरविंद नवादा जी, मैं क्षमा चाहूंगा, बिहार के लिए मेरे कुछ अभी रिसोर्सेस नहीं है मेरे वहां पर, ठीक है, तो बिहार में मैं असमर्थ हूँ आपको, लेकिन आप एक बार मेरे को फोन करिएगा, मैं 2-3 दिन में हो सकता है पता करके आपको बता दूंगा। ठीक है। ये सर सागर और भोपाल के सिंगोन एरिया है, ये पूछ रहे हैं। भोपाल सागर के जो है, सागर में राजकुमार मलैया जी हैं, तो उनका नंबर जो है सिंगोरिया एंटरप्राइजेस, एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा आप मुझे, तो मैं सागर के डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर दे दूंगा, और भोपाल के भी डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर लेके आपको दे दूंगा मैं। ठीक है? ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे से हमारे जो फार्मर्स हैं सबको सरसों के बारे में बहुत डीपली नॉलेज दी है। मैं अब सारांश और आज की जो वेबिनार का कुछ पॉइंट्स हैं या कुछ अपने पॉइंट्स जोड़ना चाहते हैं, तो मैं डॉक्टर देवेंद्र प्यासी जो हमारे मेंटर हैं, मैं उनको उनका स्वागत उनको आमंत्रित करता हूं कि प्लीज आएं। दुबे सर का और बाकी जो लोग हैं उनका भी आभार व्यक्त करते हुए आज का जो सारांश है प्लीज वो शेयर करें सर। प्यासी सर, प्लीज सर। कहाँ से शेयर करें, म्यूट किए हो, मुँह बंद है हमारा। सर कर दिया बहुत देर से इसमें जो है एक जो महत्वपूर्ण है वो है प्रजातियों की उपलब्धता। तो जैसे उज्जैन और जो भी, जैसे आदरणीय अश्वनी सिंह चौहान जी का प्रश्न आया था, तो उनके लिए राज विजय की एक प्रजाति है, मुरैना अनुसंधान केंद्र के द्वारा विकसित की गई है, अच्छी प्रजाति है। उनके लिए सबसे आसान वो होगा कि आप उसको प्रोक्योर करें।
और दूसरा एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न आया था, सिस्टम ऑफ मस्टर्ड इंटेंसिफिकेशन, यह एक बहुत ही जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस पे बहुत अच्छी सफलता पाई गई है। मध्य प्रदेश में इसमें बहुत अच्छा काम हुआ है। तो जो काम के पीछे जो हमारे उप संचालक कृषि थे आदरणीय राजेश त्रिपाठी साहब, उप संचालक कृषि नरसिंहपुर, दुर्भाग्यवश मैंने उनसे संपर्क अभी किया था 20 मिनट पहले, पर दुर्भाग्यवश वो ट्रेन में है और ट्रेन में रस बहुत ज्यादा है, जिसके कारण सर से कनेक्टिविटी नहीं मिल पाई। तो आगे आने वाले समय में शीघ्र ही हम सरसों पे एक और नई वेबिनार करेंगे और जिसमें हमारा प्रयास होगा कि जो निर्देशालय है रेपसीड एंड मस्टर्ड का, जो राई और सरसों का जो निर्देशालय भरतपुर में है, वहां के वैज्ञानिकों के माध्यम से हम शीघ्र ही इस पे एक और वेबिनार करेंगे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी महसूस हुई है और हम इसको किसी अन्य दिन भी करना चाहेंगे, संडे की जगह। मुझे लगता है कि संडे में किसानों की व्यस्तता जो है थोड़ा सा बढ़ रही है जी। तो बहुत ही अच्छा वेबिनार और 65 से ज्यादा किसानों ने आज जो है अपनी सहभागिता दी। इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार, इन सभी राज्यों के किसानों की उपस्थिति रही। मैं साथ ही साथ हमारे प्रबुद्ध बहुत सारे वरिष्ठ लोग, आदरणीय अर्जरिया जी, आदरणीय अजय सिंह राजपूत साहब, आदरणीय अश्विनी सिंह चौहान साहब, राकेश कुमार गौतम जी और सत्यजीत सिंह ठाकुर साहब हमारे जो है मित्र भी हैं और हमारे जिले के प्रगतिशील किसान हैं। सुखविंदर जी का भी स्नेह आशीर्वाद हमें जो है शुरू से ही मिलता रहा। डॉक्टर स्वप्निल दुबे साहब, मैं सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि बलराम संदेश को स्नेह आशीर्वाद आप सबका हमेशा मिलता रहेगा। और आने वाले समय में निश्चित आगामी वेबिनार हमारा जो है हम अगले संडे को मसूर पे या अलसी की फसल पे करेंगे और अगले संडे को, और उसमें जैविक और रासायनिक दोनों ही प्रक्रियाओं के माध्यम से कैसे उत्पादन किया जा सकता है और साथ ही साथ उसमें कौन से नए अभिनव प्रयोग किए गए हैं जिनके माध्यम से किसान अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय पे चर्चा की जाएगी। मैं सभी सम्माननीय किसानों का, हमारे टीम बलराम का, जिसके अथक प्रयासों से इस तरीके की जिम्मेदारियों का निर्वहन जो है हो सका है, मैं सभी के अथक प्रयासों की आदरणीय धीरज भैया, प्रणय व्यास साहब, राज भैया, शिव सर और सुरेश द्विवेदी जी, इन सभी का जो है हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। शुभ रात्रि, जय बलराम। जय बलराम, सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर।